Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of August 2025. तो गाइज आज है तारीख 4 अगस्त 2025 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है एल सल्वाडोर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं। और मैं आपको बता दूं, कल हम लोगों ने वीकली सेशन किया था, ये उसका पीडीएफ है। प्लीज़ इस वाले पीडीएफ को भी अपने इसी टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना। ये वीकली वाला पीडीएफ है। तो मतलब जो हमारा 28 ऑफ जुलाई है, 28 ऑफ जुलाई से लेकर लगभग 3 ऑफ अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे इसमें कंपाइल करके दिए गए हैं। एक बहुत ही ज़्यादा शानदार पीडीएफ। और एक बात मैं आप लोगों से और करना चाहता हूँ, वो है आज के सेशन को लेकर। देखो आज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में ज़्यादा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 2 आर्टिकल हैं जो एग्जाम में सिंपली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक अपना सीआईएसएफ से रिलेटेड आर्टिकल है, दूसरा राइट टू रिपेयर्स है। तो दोनों का डिस्कशन करेंगे विस्तार से, दोनों के बारे में जानेंगे। लेकिन मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट सोर्सेज को भी इंक्लूड किया है। प्लस जैसे हम लोग संडे में भी न्यूज़पेपर कवर करते थे, बट कल हम लोगों ने रिवीजन किया है, तो कल संडे के भी बहुत सारे आर्टिकल मिसिंग हैं, मतलब जो हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका भी कवरेज दोस्तों यहाँ पर इसी पर्टिकुलर लेक्चर में मैं करने वाला हूँ। आज का सेशन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। हर एक आर्टिकल के बाद आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अपने आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। जो चीज़ें आपको याद रखने में मदद कर सकती हैं, आपके कंसंट्रेशन लेवल को ये इंप्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो फिर अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे सेशन की शुरुआत करते हैं। थंबनेल में आपने जो आर्टिकल देखे हैं वो बहुत कम मैंने मेंशन कर रखे हैं। उसके अलावा नीचे मैंने लिख रखा है मैनी मोर इंपॉर्टेंट न्यूज़, यानी और भी रेलिवेंट खबरें हैं जो कवर करनी है। मैंने आज का पीडीएफ कुछ इस प्रकार से प्रिपेयर किया है दोस्तों। ये आपका कह सकते हैं एक कंप्लीट पैकेज है करंट अफेयर्स का। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है, इधर उधर कुछ भी नहीं भागना है। ठीक है, अगर ये सेशन इस तरीके से चलता है, जिस दिन यहाँ पर सेशन में कमी होगी मैं खुद बता दूंगा कि आज अपना करंट अफेयर्स को दूसरे और कोचिंग मटेरियल से सप्लीमेंट कर लेना। लेकिन आज का जो सेशन है वो ऐसा तैयार हुआ है कि आपको कहीं से भी मटेरियल को सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं एक पर्टिकुलर डे के, वो सभी के सभी करंट अफेयर केवल एक लेक्चर में, जिसमें एडिटोरियल भी रहेगा, आपके छोटे न्यूज़ आर्टिकल भी रहेंगे, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से फैक्ट भी रहेंगे, उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंस आंसर राइटिंग। सर मेंस का आंसर कैसे लिखते हैं वो गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आंसर लिखने का पूरा टेक्निक समझाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ये सब एक ही लेक्चर में एक होलिस्टिक पैकेज होने वाला है, जिसको मैं आज से यहां पर शुरू कर रहा हूं, जिसमें मल्टीपल और भी सोर्सेस होंगे। द हिंदू का तो आपका देखो हमारा प्राइमरी सोर्स ही द हिंदू है। द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर हम करेंगे डिटेल से, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, थर्ड यहाँ पर पीआईबी, फिर उसके बाद जो डिफरेंट सोर्सेस होते हैं जो भी काम के होंगे सब लोग सभी चीज़ें यहाँ पर कवर होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। और आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है दोस्तों, ये आप लोग देख पाओगे, मैंने सिंपली सारे न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने लगा दिए हैं ताकि आप समझ सकें ऑथेंटिक एनालिसिस के बारे में। इंडिया टुडे का न्यूज़ आर्टिकल है जहां पर बेसिकली बात हो रही है दोस्तों मिथुन के बारे में। मिथुन की जब हम बात करते हैं तो ये करंट समय पर इंडिया की एक ऐसी स्पीशी है जिसको हम कई बार गयल के नाम से भी जानते हैं। सेमी डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, काफ़ी सारी जगह पर इसको पाला जाता है और काफ़ी बार यहाँ पर ये जंगलों में भी पाए जाते हैं। जैसे भारत के अंदर में जो सांड की प्रजाति है, एक इंडियन बाइसन है, भारत का खुद का इंडियन बाइसन जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उसके वीडियोज़ आपने पिछले कुछ समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कहलाता है गौर। ये गौर नाम का इंडियन बाइसन है, आपको पता होगा। इसी गौर का ये छोटा वर्जन है मिथुन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बोस फ्रंटिलिस। क्या नाम है? बोस फ्रंटिलिस। ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है, ये चर्चाओं में क्यों है? आपके सामने इंडिया टुडे का न्यूज़ आर्टिकल है जहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साइंटिस्ट हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही ये कह सकते हैं मिथुन पाया जाता है। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ के सारे फार्मर्स जो हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं हमारे केंद्र सरकार से कि मिथुन नाम की इस स्पीशी को लाइव स्टॉक मिशन के अंदर में रखा जाए। याद रखना, ये लाइव स्टॉक मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 2025 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। तो लाइव स्टॉक मिशन में अगर हम मिथुन को कवर कर लेंगे, मतलब इसको एक प्रोटेक्शन दी जाएगी जिससे हम इसको बचा सकेंगे।
समझ रहे हैं? अभी तक यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन दी तो जाती है, लेकिन बड़े लेवल पर ये सुरक्षा नहीं दी जाती इस पर्टिकुलर सांड को। इसलिए यहाँ पर ये डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट, फार्मर्स हैं, वो सरकार का सपोर्ट माँग रहे हैं कि हम अपने मिथुन वाली स्पीशी को बचा सकें, इसको कंज़र्व कर सकें। दैट इज़ वाई ये चर्चाओं में है। सोर्स हमने कवर किया, न्यूज़ हमने कवर किया, बट द प्रॉब्लम इज़ केवल न्यूज़ पढ़ने से काम नहीं होगा। आपको बेसिक फैक्ट पढ़ के चलना पड़ेगा, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा। तो परेशान मत होइए, सब कुछ एक ही पीडीएफ में इंक्लूडेड है। नाउ जब हम बात करते हैं मिथुन की, तो मिथुन को हम लोग कई बार गयल के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेमी डोमेस्टिकेटेड एनिमल माना जाता है। एक ऐसा सांड जिसको आप लोग ऊपर फोटो में देख पाओगे, जो इंडियन बाइसन, जो गौर है, गौर का साइज बहुत बड़ा होता है, तो उस वाले सांड का ये छोटा वर्जन है। लेकिन कई बार दोस्तों इसी मिथुन स्पीशी को कैटल ऑफ द माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पहाड़ी रीजन में, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसकी प्रजाति मिलती है। कई बार आप देख पाओगे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की जब हम बात करते हैं ना, तो इन दोनों ही राज्यों का स्टेट एनिमल है मिथुन। देखो ये बात यहाँ पर क्लियरली लिखी भी है, ठीक है। इन दोनों स्टेट्स का एक कह सकते हैं राज्य पशु है ये मिथुन। और यहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है, जो जितने भी यहाँ पर माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पर ये मिथुन की स्पीशी पाई जाती है। और ये जो मिथुन है, यहाँ पर इन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके ट्रेडिशंस में भी लंबे समय से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है आदि ट्राइब्स। तो ये लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है सोलुंग फेस्टिवल। ये फेस्टिवल केवल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हम अपने मिथुन, ये जो स्पीशी है, इस स्पीशी को ऑनर करते हैं। ठीक है, हाँ, ये स्पीशी हमारे पास में बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बताओ सोलुंग फेस्टिवल किस चीज़ से रिलेटेड है। समझ रहे हैं? अब उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कैटल ऑफ द माउंटेन कहते हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये स्पीशी बहुत पुरानी है। जो हमारे पास में वाइल्ड गौर हुआ करता था है, उसी वाइल्ड गौर से यहाँ पर ये स्पीशी आई है, और इंडियन बाइसन गौर का ही एक छोटा वर्जन है, स्मॉलर वर्जन है। नाउ अब यहाँ पर आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि वेयर इज मिथुन फाउंड, ये जो मिथुन की प्रजाति है मिलती कहाँ पर है, स्पेशली भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी दो स्टेट्स में आपको बता चुका हूँ, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेट हैं क्योंकि इन दोनों राज्यों का ये स्टेट एनिमल है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिथुन की यहीं पर देखने को मिलेगी। फिर आपसे पता है एक टाइप का प्रश्न और पूछा जाता है, क्या केवल भारत में ही मिथुन की प्रजाति मिलती है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश, फॉर एग्जांपल म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर भी इसकी स्पीशी देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये जितनी भी जगह मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के दायरे में आती हैं। तो ये वाला एरिया मिथुन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, यही इनका मेन हैबिटेट है। ठीक है, कल्चरल इंपॉर्टेंस आपको समझा चुका हूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कल्चरली भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर लास्ट में बात आती है इसके कंजर्वेशन स्टेटस की, यानी हमने इसको सुरक्षा किस तरीके से दी है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर सब एग्जाम के लिए काम की हैं। ठीक है, जैसे कंजर्वेशन में आयुसन स्टेटस और साइट्स। आयुसन स्टेटस की बात करते हैं तो हमने इसको प्रोटेक्शन कहाँ पर दिया है वो दर्शाता है। तो आयुसीएन के अंदर में मिथुन को वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर कवर करने का मतलब क्या है कि ये जो प्रजाति है धीरे धीरे करके खतरे की तरफ बढ़ रही है, इसकी पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है। और जो हमारा साइट्स होता है, साइट्स बेसिकली यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड को डिनोट करता है, यानी जो जानवरों की प्रजातियां हैं ये साइट्स वाली लिस्ट के अंदर में डाली जाती हैं ताकि इनके इंटरनेशनल व्यापार को रेगुलेट किया जा सके। अगर प्रजाति अच्छी खासी है तो व्यापार आप कर सकते हैं, प्रजाति अच्छी खासी नहीं है तो यहाँ पर इसके व्यापार के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मिथुन को अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, मतलब कि इसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन, आप इसका आसानी से व्यापार नहीं कर सकते, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। किसी दूसरे देश के साथ में व्यापार करना हो तो हम इसको आसानी से नहीं कर पाएंगे। समझ गए? कहोगे सर आईयूसीएन और साइट्स के अलावा एक और तो आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने मिथुन को कहाँ पे सुरक्षा दी है, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो सर यहाँ पर इसी चीज़ की तो मांग हो रही है। आपने आर्टिकल क्या पढ़ा है? आर्टिकल यही तो पढ़ा है कि जो नॉर्थ ईस्ट साइंटिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, ये केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मिथुन को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में एक सुरक्षा दी जाए, इसको किसी स्केड्यूल में मेंशन किया जाए। जैसे स्केड्यूल 1 क्या होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, कि भाई किसी भी स्पीशी को स्केड्यूल 1 में रखेंगे तो इसका मतलब उसका हंटिंग नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते। अगर शिकार करेंगे तो हाई पेनल्टीज यहाँ पर उस व्यक्ति को कह सकते हैं सज़ा फेस करनी पड़ सकती है।
समझ रहे हैं? तो ये हो गई यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में सारी डिस्कशन। न्यूज़ आपको समझ में आ गया। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, मुझको ये फ़ोटो मिला और उसके बाद यहाँ पर इससे संबंधित 2023 की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिली। तो ये अपडेटेड न्यूज़ है 2023 की, ज़रा इसको भी ध्यान रखना। रिसेंट समय पर क्या हुआ है 2023 में सितंबर के महीने में जो मिथुन है, इसको एज अ फूड एनिमल के तौर पे एफएसएसआई ने कंसीडर किया है। जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने 1 सितंबर से बोला है जो मिथुन है कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, लेकिन हम इसको एज अ फूड एनिमल रिकग्नाइज कर रहे हैं। जब मैं बात करता हूँ फूड एनिमल, तो फूड एनिमल क्या होता है? फूड एनिमल जानवर की वो वाली प्रजाति होती है जिसको यहाँ पे हम लोग पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसको एज अ मीट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मीट के तौर पे इस्तेमाल करने की यहाँ पर ये अनुमति 2023 में सितंबर में फसाई ने दे दी है। और अब देखो यहाँ पर जो फार्मर्स है वो मांग कर रहे हैं इसकी सुरक्षा की, इसकी प्रोटेक्शन की, कि सर इसको बचाओ। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसकी सुरक्षा की मांग ये कर रहे हैं। बाकी मिथुन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट चीज़ और पूछी जा सकती है कि मिथुन से संबंधित एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एम अनित्रा ऐप। ये जो एम अनित्रा ऐप है ये भारत के एग्रीकल्चरल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है इसकी साइट से शुरू किया गया है। इसका मेन पर्पज़ है जितने भी मिथुन फार्मर्स हैं, यानी कि वो वाले हमारे किसान जो यहाँ पर इन सांड को पालते हैं, इनको बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ इस एप्लीकेशन पे मिलती है। इस एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। समझ गए? बाकी जो हिमालयन याक है ना, हिमालयन याक को भी एज अ फूड एनिमल एक्सेप्ट किया गया है फसाई के थ्रू साल 2022 में। ठीक है, और 2023 में इस मिथुन को भी इसमें कंसीडर कर लिया गया। और आज भारत में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में केवल 4 इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहां पर मिथुन की प्रजाति पाई जाती है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन दोनों का स्टेट एनिमल भी है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में ही मिलती है। फिर बाकी मणिपुर और मिजोरम में भी यहाँ पर इसकी स्पीशी देखने को मिलेगी। सेमी डोमेस्टिकेटेड है, कुछ स्पीशी यहाँ पर इसकी जंगलों में रहती है, कुछ स्पीशीज़ को यहाँ पर लोग पालते भी हैं कई बार। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब मैं देख रहा हूं कि आपने कितने अच्छे से चीज़ों को सुना है। आइए फटाफट बात करते हैं। रीसेंट न्यूज़ हमने समझ लिया। न्यूज़ यही थी कि साइंटिस्ट और हमारे फार्मर्स मांग कर रहे हैं कि इसको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में इंक्लूड किया जाए। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में किसी भी जानवर या किसी भी गाय भैंस सांड को हम इंक्लूड करते हैं तो इससे क्या होगा, उस प्रजाति को बचाया जाता है, उसकी ब्रीडिंग को इंप्रूव किया जाता है ताकि उसकी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ सके। और यहाँ पे ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे फार्मर्स उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, उस गाय भैंस के ऊपर डिपेंडेंट है, सांड के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको भी एक बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो वही चीज़ की यहाँ पर करंट समय पर मांग हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यह है आपका आज का प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल से ये रिलेटेड है। अब इसका उत्तर यहाँ पर आप सभी लोग को देना है। शानदार तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर यह है विद रेफरेंस टू द मिथुन। मिथुन जिसका साइंटिफिक नेम है बोस फ्रंटेलिस, इसको लेकर आपके पास में ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले यहाँ पर इन 4 स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ लो। पहला स्टेटमेंट कहता है मिथुन जो है सेमी डोमेस्टिकेटेड बोविन है जो स्पेशली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, स्पेशली भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है मिथुन को आज के समय पर IUCN में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है और इसको साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है जो ये मिथुन है इसका एक बहुत ही बड़ा कल्चरल वैल्यू है, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए कल्चरली इंपॉर्टेंट है और ये आज भारत के 2 राज्यों का स्टेट एनिमल है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है जो भारत सरकार है इन्होंने हाल ही में मिथुन को एज अ स्केड्यूल एनिमल डिक्लेयर कर दिया है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ध्यान से सुनना, मैंने जो जो चीज़ें आपको पढ़ाई है उसके आधार पे लॉजिक लगाकर फटाफट यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। ये 4 स्टेटमेंट्स के आधार पे कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर A 1 2 and 3 ओनली, B 1 and 3 ओनली, C 2 3 and 4 ओनली या फिर D चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। फटाफट आंसर दो। आंसर मैं नहीं बताऊंगा और आंसर के लिए थोड़ा डिस्कशन करेंगे आगे जाकर कि आंसर के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए फिलहाल अगले न्यूज़ आर्टिकल पे दोस्तों यहाँ पे आते हैं। अगला आर्टिकल हमारे लिए और भी काफ़ी ज़्यादा काम का है। ठीक है, सेकेंड न्यूज़ आर्टिकल इज़ अबाउट द डिफेंस। जो पहला आर्टिकल था वो हमारा एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ओरेशनिक मिसाइल के बारे में। एंड न्यूज़ आर्टिकल कहाँ से लिया है, इंडिया टुडे ने इसको पब्लिश किया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा इस बार भी मिसाइल्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल। ओरेशनिक जो है ये रशिया का एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल है। ज़रा इसके बारे में आज डिस्कशन होगा। तो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं ये जो मिसाइल है ये आज के समय पर ऑपरेशनल हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब इसको बेलारूस में, बेलारूस बेसिकली रशिया का पड़ोसी देश है ऊपर, बेलारूस में इसको तैनात करने की बात हो रही है ताकि जो ये नाटो ग्रुप है या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनको डील किया जा सके।
समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये ओरेशनिक मिसाइल चर्चाओं में है। बट इस वाले आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आप कहोगे सर ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमको मिलेगा कहाँ पे? बहुत हाई क्वालिटी का पीडीएफ है, जितनी फोटोज इस्तेमाल कर सकते हैं वो फोटोज यूज़ की है। इवन हर एक आर्टिकल के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एंड लास्ट में एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर वो भी दिखा दूँ कि हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग का गाइडेंस भी फॉलो किया है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ्स हैं दोस्तों, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ पर मिलती हैं, इसके लिए आपको अपना एक पेड ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना चाहिए। हमारा एक पेड ग्रुप का इनिशिएटिव है और इस वाले ग्रुप के अंदर में करंट नोट्स के सारे पीडीएफ मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशंस हैं। अब मंथली कंपाइलेशंस हम शुरू करने वाले हैं, वो मंथली कंपाइलेशंस भी आपको इसी ग्रुप में मिलेंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। ठीक है, ये 499 जो है ये अभी तक का चार्ज है। नेक्स्ट महीने मतलब जो हमारा अगला महीना होने वाला है उससे यहाँ पर ये प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन करके रख सकते हैं और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और मैंने आपको बताया पीडीएफ्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। ग्रुप ज्वाइन करना है तो करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों ये अमाउंट आपका रिकवरेबल है, तुरंत ये अमाउंट रिकवर हो जाएगा आपका, क्योंकि पुराने सारे पीडीएफ्स तो मिलने हैं और साथ ही साथ जब आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे नए सारे पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ हैंड टू हैंड अमाउंट रिकवर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। बाकी यार एक छोटा सा काम कर दिया करो, वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने ये आर्टिकल डिस्कस कर लिया, क्या चल रहा है मामला। ओरेशनिक मिसाइल चर्चाओं में है, तो आइए फटाफट बात कर लेते हैं क्या है ओरेशनिक मिसाइल की ये पूरी चर्चा। ओरेशनिक जो है ये रशिया का नया हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रश्न बन सकता है रिसेंटली ओरेशनिक चर्चाओं में था, ये क्या है? रशिया का नया हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। एक तो हाइपरसोनिक कौन से मिसाइल होते हैं? जो ध्वनि की स्पीड से यानी माख की स्पीड से ज़्यादा चलते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये हाइपरसोनिक के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल भी है। बैलिस्टिक मिसाइल कौन से होते हैं? जो इस तरीके से पहले एनवायरमेंट से बाहर जाते हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं, फिर उसके बाद वापस से एंट्री करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, हमने यहाँ से लॉन्च किया है, ये हमारा टारगेट है। तो ये ओरेशनिक मिसाइल को अगर हम दागते हैं तो ये कैसे जाएगा? पहले ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ये एनवायरमेंट से बाहर निकलने के बाद वापस हमारे एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा और अपने टारगेट को हिट करेगा। ठीक है, ये जो वर्ड है ओरेशनिक ये लिया कहाँ से है? ये एक हेज़ल ट्री है दोस्तों, हेज़ल ट्री से ये वर्ड लिया गया है। देखो रशिया के अंदर में ओरेशनिक मतलब होता है हेज़ल, तो वहीं से ये वर्ड लिया गया ओरेशनिक मिसाइल। इस मिसाइल को डिज़ाइन किया गया है ताकि ये बहुत तेज गति से चल सके और जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम होते हैं ना, जो बेसिकली मिसाइल को हवा में मार के गिराने के लिए जाने जाते हैं, जैसे S-400 सिस्टम रशिया का खुद का है, भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ऐसे डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर देगा ये ओरेशनिक मिसाइल। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ हमारे सामने पब्लिश होती है कि हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है कि रशिया ने ओरेशनिक मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्दी बेलारूस के अंदर में ये सारे मिसाइल्स को तैनात करने वाले हैं। ये मिसाइल दोस्तों सबसे पहली बार यूज़ किया गया था 12 नवंबर 2024 में, वो भी किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर, जब ये रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा था। फाइनली ये सारी टेस्टिंग इन्होंने कर ली है। अब टेस्टिंग करने के बाद में अब ये इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी निकल कर आई है। अब इसमें कोई ज़्यादा तो याद नहीं रखना है, लेकिन याद जो रखना है वो है ओरेशनिक मिसाइल के इंपॉर्टेंट फीचर्स की, इसके फीचर्स क्या हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है ये आप समझ गए। हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है? जो 5 मार्क से भी ज़्यादा, यानी जो ध्वनि की स्पीड है, साउंड की स्पीड है, उससे भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से चल सके। इसकी स्पीड तो मार्क 10 से ज़्यादा है, यानी स्पीड की साउंड से भी 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये मिसाइल चलने वाला है। इसकी जो टोटल रेंज है वो है 5000 किलोमीटर। अगर 5000 किलोमीटर की दूरी पर हमारा दुश्मन है तो हम उसको हिट कर सकते हैं। इस मिसाइल के अंदर में सॉलिड फ्यूल सिस्टम का यूज़ किया है, मतलब इसको आराम से तेज़ी से लॉन्च किया जा सकता है एंड साथ ही साथ में ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ईजी हो सकता है। ठीक है, ये जो मिसाइल है दोस्तों इसमें मोबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब कि हम कह सकते हैं इसको इधर से उधर अलग अलग लोकेशंस पे आराम से कैरी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, सर आपने ये कैसे कह दिया कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर देगा? मतलब कि क्या रशिया का जैसे S-400 सिस्टम है, ठीक है, या फिर इंडिया का आकाश डिफेंस सिस्टम है, क्या ये इस मिसाइल के सामने फेल हो सकता है? बिल्कुल फेल हो सकता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इस ओरेशनिक मिसाइल के अंदर में एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है विच इज़ MIRV टेक्नोलॉजी। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स।
ठीक है। अब इसमें इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है, ये फ़ोटो देखो, इस फ़ोटो से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि जो ये ओरेशनिक मिसाइल बनाई गई है, इस मिसाइल के अंदर में जो आगे टारगेट होगा ना, ये नॉर्मल मिसाइल है। ये नॉर्मल मिसाइल है। देखो मिसाइल में जो ये ऊपर का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं वॉरहेड। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, सभी विस्फोटक रखते हैं। जो तबाही मचाता है मिसाइल, वो इसी विस्फोटक के माध्यम से मचाता है। ठीक है। अब ये वाला नॉर्मल मिसाइल है, लेकिन जो एमआईआरवी मिसाइल है, जैसे हमारा ओरेशनिक मिसाइल है, उसमें अगर आप देखोगे तो वॉरहेड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। वॉरहेड में क्या कर रखा है, बहुत सारी मिसाइल्स इसके अंदर में लगा रखी हैं। इसलिए इसको बोला है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, क्योंकि इसमें मिसाइल्स बहुत सारी हैं। जो आगे वॉरहेड है वो बहुत सारे हैं। तो जब ये मिसाइल दागोगे ना, तो ये आगे से खुल जाएगा, आगे से ओपन हो जाएगा। तो इसमें से जो ये एक्सप्लोजन्स हैं, जो ये विस्फोटक है, अलग अलग जगह पे बिखर जाएगा। तो हमने तो एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। अब एयर डिफेंस सिस्टम को तो इस तरीके से ट्रेन कर रखा है कि उसको अगर पता है आसमान में से दुश्मन का कोई एक मिसाइल आ रहा है, तो हमें उसको हवा में मार के गिराना है। लेकिन इसमें से तो एक ही मिसाइल से बहुत सारे मिसाइल्स यहाँ पर कन्वर्ट हो जा रहे हैं। मतलब कि एक मिसाइल में बहुत सारे हम लोगों ने वॉरहेड का इस्तेमाल कर लिया है। तो एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा मतलब वो टारगेट हिट नहीं कर पाएगा। एक आध को मार के गिरा देगा, लेकिन फिर उसके बाद 2-3 वॉरहेड आसपास गिर जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए बोला जा रहा है ओरेशनिक इतना ज़्यादा घातक है, इतना ज़्यादा शानदार है। और ये सबसे खतरनाक चीज़ पता है इसमें क्या है? ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड्स दोनों को कैरी कर सकता है। न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है, नॉर्मल अटैक्स भी कर सकता है। और हवा में ही इसको एक बार दागने के बाद इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से। और रशिया, मतलब आप देखोगे ना मिसाइल्स के मामले में रशिया बहुत आगे है। इवन यूएसए भी मिसाइल्स के मामले में रशिया की टक्कर नहीं ले सकता। दुनिया में कोई नहीं ले सकता। दुनिया में रशिया के पास इतनी ज़्यादा मिसाइल्स हैं ना, जिसके बारे में आधे से ज़्यादा जानकारी हमको पता ही नहीं है। इतने वेरिएंट्स, इतने टाइप्स, इतने सारे मिसाइल रशिया के पास में प्रेजेंट है, जिसमें ओरेशनिक का नाम और ऐड कर देना, क्योंकि इसका भी प्रोडक्शन रशिया शुरू कर चुका है। मैं आपको इसकी स्पीड के बारे में शेयर कर चुका हूँ, डिटेल बता चुका हूँ, और ये भी बता चुका हूँ कि हम इसको किस तरीके से चला सकते हैं। ठीक है। फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी समझा कि रशिया किस तरीके से अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा रहा है, और ये एमआईआरवी टेक्नोलॉजी है। एक मिसाइल अलग अलग बहुत सारे टारगेट्स को हिट कर सकता है, वो वाली कैपेबिलिटी इसके पास में देखने को मिल जाती है। ठीक है। नाउ ये दोस्तों आपके सामने आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। एक सेकंड रुकना। हाँ, ये रहा। आप एक सेकंड रुकना। ये रहा यहाँ पर आपका प्रश्न। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अटेम्प्ट कीजिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। विद रेफरेंस टू ओरेशनिक मिसाइल, ओरेशनिक मिसाइल के रेफरेंस में आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ओरेशनिक एक हाइपरसोनिक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर के आसपास हमको देखने को मिलती है। यह जो मिसाइल है, ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड्स दोनों कैरी कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इस मिसाइल के अंदर में एमआईआरवी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। तो एमआईआरवी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है एक सिंगल लॉन्च के अंदर। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही है। कौन सा सही उत्तर होना चाहिए? देखो क्वेश्चन के आंसर ना साथ ही साथ में दिखते चल रहे हैं यहाँ पे, है ना, अगल बगल में। तो कल से कोशिश कोशिश करेंगे कि अपना जो ये क्वेश्चन वाली बुक है ना, इसको अलग से डेली बेसिस पर बनाएं। जैसे डेली हम करंट की मैगजीन बना रहे हैं डेली, वैसे क्वेश्चन की बुक डेली अलग से सेपरेट बनाएं, तो ज़्यादा मुझे लगता है बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आंसर शो नहीं होंगे। आपकी याद रखने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। अपने विचार थोड़ा सा शेयर करना, या इसी पीडीएफ में ही शामिल रहने दें, ये भी आप लोग बताना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आईएनएस सतपुरा के बारे में। ये टॉपिक हमारे द हिंदू में भी पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स का भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि आईएनएस सतपुरा जो है ये सिंगापुर पहुँच चुका है, क्योंकि सिंगापुर में एक बायलेटरल मैरीटाइम अभ्यास शुरू हो रहा है। ठीक है। तो उस अभ्यास में पार्टिसिपेट करेगा हमारा यह लड़ाकू जहाज़ आईएनएस सतपुरा। ठीक है। इंडियन नेवल शिप सतपुरा की हम बात कर रहे हैं, इस वजह से ये चर्चाओं में है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आईएनएस सतपुरा जो है ना, इसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट 17 के तहत तैयार किया है। प्रोजेक्ट 17 आपको याद होगा, अभी हमने कुछ दिनों पहले प्रोजेक्ट 17A के बारे में डिस्कशन किया था। प्रोजेक्ट 17A के बारे में क्या क्या पढ़ा था, आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट 17A के तहत हमें 7 अलग अलग स्टेल्थ फ्रीगेट्स बनाने हैं। फ्रीगेट्स कौन से होते हैं? लड़ाकू जहाज़ जिसके ऊपर में वेपन्स लगाए जाते हैं।
और रिसेंटली कौन सा जहाज़ चर्चाओं में था, वो था हिमगिरी। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? हिमगिरी चर्चाओं में था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। हिमगिरी नेवी को सौंप दिया गया है और वो प्रोजेक्ट 17A के तहत रेडी किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं आईएनएस सतपुरा की, तो आईएनएस सतपुरा जो है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट 17 के तहत तैयार किया गया है। एक बात और याद रखना, आपको याद आ रहा होगा, मैंने ये पढ़ाया भी है, प्रोजेक्ट 17 के अंदर जितने भी लड़ाकू जहाज़ हम लोगों ने तैयार करे हैं, वो कौन सी कैटेगरी के हैं? वो शिवालिक कैटेगरी के हैं या शिवालिक क्लास के जहाज़ हैं। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट 17A के तहत जो भी हम लोगों ने जहाज़ तैयार करे हैं, वो कौन से कैटेगरी के जहाज़ हैं? वो दोस्तों बताओ फटाफट, वो कौन से कैटेगरी के जहाज़ हैं? नीलगिरी। नीलगिरी क्लास के जहाज़ आपको देखने को मिलेंगे 17A के अंदर में, है ना? ठीक है, ये रिवीजन हो गया। अभी फिलहाल आईएनएस सतपुरा न्यूज़ में है, तो आपस में लिंक्ड हैं सब कुछ, इसलिए थोड़ा पढ़ के चलना। तो पहली चीज़ यहाँ पर आपसे बन सकता है क्वेश्चन, ये आईएनएस सतपुरा है क्या? तो आईएनएस सतपुरा दोस्तों एक स्टेल्थ मल्टी रोल वॉरशिप है इंडियन नेवी का। देखो ये वर्ड समझ लोगे, काम खत्म। स्टेल्थ मतलब क्या होता है? दुश्मन की रडार के पकड़ में ना आए जहाज़, इस तरीके की टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ कहते हैं। तो ये वाली टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज़ की है। ये शिवालिक क्लास का जहाज़ है, क्योंकि प्रोजेक्ट 17 में सारे जहाज़ शिवालिक क्लास के हम लोगों ने तैयार किए हैं। जो सतपुरा पहाड़ियाँ हैं भारत में, उसी के नाम पे इसका नाम आईएनएस सतपुरा रखा गया है। सिंगापुर में पहुंच चुका है, सिंगापुर के साथ नेवी के साथ अभ्यास करने के लिए, जिस वजह से वो चर्चाओं में है। नाउ आईएनएस सतपुरा को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्विक फैक्ट्स आपके सामने देखने को मिलेंगे, उन तथ्यों को पढ़कर जाना। पहली बात, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? समझ चुके हैं, शिवालिक क्लास। मल्टी रोल वॉरशिप है। मल्टी रोल मतलब इसका अलग अलग तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये जो जहाज़ है, इससे हम कह सकते हैं हवा में अटैक कर सकते हैं, दुश्मन से लड़ सकते हैं। कोई अंडर वाटर थ्रेट है, उससे भी यहाँ पे हम लोग अटैक कर सकते हैं, यानी सबमरीन वगैरह है, उससे भी हम लोग डील कर सकते हैं। इसको किसने बनाया है? मुंबई के अंदर जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, इन्होंने बनाया है। और इसका जो मेन कमीशन है, इसको कब शुरू किया गया या कब नेवी को सौंपा गया? 20 अगस्त 2011 में सौंपा गया। प्रोजेक्ट 17A के अंदर में ये दूसरा जहाज़ है। ठीक है, याद रखना, आईएनएस सतपुरा प्रोजेक्ट 17 का सेकंड जहाज़ है। पहला जहाज़ कौन सा था? पहला जहाज़ इसका शिवालिक ही था, इसलिए यहाँ पर शिवालिक क्लास की हम लोगों ने जहाज़ ये नाम रखा है कि ये शिवालिक क्लास के सारे जहाज़ हैं। ठीक है, दैट्स इट, इतना याद रखिए। ये स्पेशल क्यों है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें हमने ये देखा कि ये स्टेल्थ शिप है, दुश्मन की रडार के पकड़ में नहीं आएगा, और ये मल्टी रोल प्ले कर सकता है। यानी दुश्मन को चाहे हवा में हमें ऑपरेशन चलाना हो दुश्मन के अगेंस्ट में, या ज़मीन पे कोई ऑपरेशन चलाना हो, या फिर सबमरीन के खिलाफ कोई ऑपरेशन चलाना हो, तो इस सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इस भारत ने खुद से इसको बनाया है, तो मेक इन इंडिया को भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। बस इतने से फैक्ट्स याद रखिएगा प्रीलिम्स में, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आईएनएस सतपुरा के बारे में प्रश्न बना तो। नाउ अब दोस्तों यहाँ पर ये रहा आपका एक प्रीलिम्स का आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आंसर लिख देना, क्वेश्चन नंबर 3 लिखना, उसके बाद इसका आंसर भी आपने प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू आईएनएस सतपुरा। आईएनएस सतपुरा जो हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, इसके रेफरेंस में आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक स्टेल्थ वॉरशिप है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टेल्थ वॉरशिप जिसको प्रोजेक्ट 15A के तहत बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस वाले जहाज़ के अंदर क्षमता है कि मल्टी रोल ऑपरेशन चला सकता है, एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। फिर जो आईएनएस सतपुरा है, ये भारत की नेवी ईस्टर्न फ्लीट का हिस्सा है, और इसको यहाँ पर मतलब इसका जो मेन बेस है वो विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम में यहाँ पर जो हमारी नेवी ईस्टर्न फ्लीट वाली है, उस ग्रुप का ये हिस्सा है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, और ऑप्शन आपके सामने दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। फटाफट यहाँ पर बताओ तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर पहुँचें। चलिए अगले आर्टिकल पर पहुँचते हैं। ठीक है, देखो कितना बचते बचते हम लोग की आंसर ना दिखे, इस तरीके से चल रहा है तो इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन बुक दूसरा लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल बात करता है रेड पांडा के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में ही पब्लिश हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक टर्म के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, विच इज़ इंडिकेटेड स्पीशीज़। तो इंडिकेटेड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं वो भी बात करेंगे। तो एक्चुअली में क्या है, ये आपके सामने आर्टिकल है। लगभग 7 साल बाद जो रेड पांडा के बच्चे हैं वो जन्म लेते हैं सिक्किम के जू में। सिक्किम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जू है जिसका नाम है हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये जूलॉजिकल पार्क गैंगटोक के पास में है। वहाँ पे लंबे समय से जो रेड पांडा है, इसकी प्रजाति अटकी पड़ी थी, बढ़ नहीं रही थी। फाइनली लगभग 7 साल बाद, तो समझ लेना दोस्तों ये एक रेयर इवेंट है, बहुत कमी से होता है, इसलिए ये एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लगभग 7 ईयर्स बाद जो रेड पांडा है इसने जन्म लिया है यहाँ पर।
ठीक है, जिस वजह से वो चर्चाओं में है। अब रेड पांडा के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता भी होनी चाहिए। सबसे पहले रीसेंट न्यूज़ मैंने यहाँ पर शामिल कर दी है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं कि रेड पांडा के कब्ज़ यानी इनके बच्चों का जन्म हुआ है हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क में, सिक्किम के पास। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये 7 साल बाद हुआ है, एक कंज़र्वेशन प्रोग्राम के तहत, क्योंकि पिछले कुछ समय पर हम लोगों ने रेड पांडा को अलग तरीके से प्रोटेक्शन देने के ऊपर में एक स्पेशल फ़ोकस किया है। अब दूसरी बात ये आती है कि सर रेड पांडा के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चाहे वो ओरेंगेटून हो, चाहे वो स्पाइडर हो, चाहे वो दूसरे और भी स्पीशीज़ हों, बहुत सारे प्रश्न यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ ताकि आप याद रखें। इसलिए प्लीज़ आप भी ऑनेस्टी के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में चीज़ों को पढ़ें। जब हम रेड पांडा के बारे में डिस्कशन करते हैं तो रेड पांडा को हम लेसर पांडा के नाम से भी जानते हैं, और ये पांडास जो हैं इनको अकेले रहना पसंद है। ये ज़्यादातर हर्बीवोरस होते हैं, यानी पेड़ पौधे ज़्यादातर खाने का काम करते हैं, और ये एक आर्बोरियल स्पीशी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का फेवरेट टर्म। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो आर्बोरियल हैं, जिसको लेकर क्वेश्चन बन चुके हैं। आर्बोरियल कौन सी प्रजाति होती हैं? वो प्रजाति जो पेड़ पे रहना पसंद करती हैं। तो रेड पांडा को भी पेड़ पे रहना पसंद है। इनके बॉडी में बहुत सारे फर होते हैं जो बेसिकली ठंड से इनकी बॉडी को बचाते हैं। जैसे घर में बिल्ली होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पर ये रेड पांडा हमको दिखाई देता है। ये रहा वो रेड पांडा जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लैरिटी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। तो इसको पेड़ पे रहना ज़्यादा पसंद है। दिखने में ऐसा है, कई बार इसको फायर फॉक्स या लेसर पांडा भी कहते हैं। फायर फॉक्स, लेसर पांडा या रेड कैट बियर, ये इसके अलग अलग नेम हैं। ये आर्बोरियल स्पीशी है, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। उसके अलावा ये कहाँ पे रहता है? हिमालयन रीजन में। ठीक है, हिमालयाज़ में रहना यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो हमारे हिमालयन फॉरेस्ट हैं। प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये रेड पांडा की प्रजाति मिलती कहाँ कहाँ पर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, प्लीज़ इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रजाति इंडिया में भी मिलती है। अगर केवल इंडिया में मिल रही होती तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना था, लेकिन अभी ज़्यादा ध्यान इसलिए देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया के साथ साथ भारत का पड़ोसी देश नेपाल और भूटान, म्यांमार, सदर्न चाइना, सभी जगह पर रेड पांडा की प्रजाति पाई जाती है। भारत में जो इसकी प्रजाति है वो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी और सिक्किम में देखने को मिलेगी। सिक्किम में ही यहाँ पर रेड पांडा ने जन्म भी लिया है, और ये सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है, याद रखिएगा। तो आज ये दूसरी स्पीशी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एक और स्टेट एनिमल अभी जो चर्चाओं में था वो था मिथुन। ठीक है, मिथुन अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ बताओ वो दूसरा कौन सा राज्य है जिसका स्टेट एनिमल है? फटाफट देखो, याद है नहीं है, बताओ। ठीक है, तो अभी के समय पर वो भी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। लेकिन जो रेड पांडा है दोस्तों, इसकी प्रजाति सिक्किम में ज़्यादा है, और ये सिक्किम का स्टेट एनिमल है। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके अलावा इसमें और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, याद रखने की क्यों नहीं ज़रूरत है? कंजर्वेशन स्टेटस याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कई बार यहाँ पे माना जाता है कि रेड पांडा, इनकी जो डाइट है, कई बार यहाँ पर ये हर्बीवोर भी होते हैं, पेड़ पौधे खाने का काम करते हैं। कई बार यहाँ पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी खाने का काम करते हैं, मतलब रेयर होता है, ओकेजनली। कई बार यहाँ पर चींटियाँ खा ली हैं, कई बार छोटी छोटी छिपकलियाँ खा ली, तो वो ओकेजनली होता है। ठीक है, बाकी इनका कंजर्वेशन स्टेटस को अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो आईयूसीएन के अंदर में, याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर इसका आईयूसीएन के अंदर में हम लोगों ने एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर कर रखा है। एंडेंजर्ड कैटेगरी मतलब ये प्रजाति खतरे में है, आज इसको सुरक्षा की ज़रूरत है। बाकी साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है। अपेंडिक्स 1 मतलब आप समझ गए, इसको हाई प्रोटेक्शन दी गई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1 में कवर किया है, यानी इसका शिकार वगैरह नहीं कर सकते। शिकार करोगे तो यहाँ पर इसकी एक जो व्यक्ति जो शिकार करेगा उसके ऊपर पेनल्टीज चार्ज की जा सकती है, उसको सज़ा काटनी पड़ सकती है। अपेंडिक्स 1 में रखने का मतलब यह है, इसका इंटरनेशनल व्यापार हम लोग नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये आईयूसीएन के बारे में डिस्कशन हो गया। इसका क्या पूरा का पूरा आज के समय का कह सकते हैं स्पेशलिटी है, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब 2-4 बातें और हैं जिसको ध्यान में रखना। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो कहोगे इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसका मेन हैबिटेट क्या है? मेन हैबिटेट है माउंटेन फॉरेस्ट। जो हमारे हिमालयाज़ हैं, स्पेशली भारत के अंदर जो हिमालयाज़ है, वहाँ पर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे रहना पसंद है इसे। ठीक है, बाकी कंजर्वेशन स्टेटस तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके हैं। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इसको कवर किया गया है। ठीक है, रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में, खतरे में है ये प्रजाति, इसकी पॉपुलेशन को बचाना होगा। ठीक है, बाकी अपेंडिक्स 1 में अगर आप लोग देख पाओगे तो ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड के खिलाफ में रिस्ट्रिक्शन है। स्केड्यूल 1 में हाई लेवल का प्रोटेक्शन दिया गया है इसे। बाकी मैंने आपको यहाँ पर यह भी शेयर करना है कि इनका जो मेन थ्रेट है, मेन खतरा इनको यही है कि भाई ये जो प्रजाति है लगातार धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है। रीज़न क्या है? आज जंगलों की कटाई हो रही है। ठीक है, इनको पेड़ों पे रहना पसंद है। आज हम पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आज ये प्रजाति खतरे में ज़्यादा है।
ठीक है। देन उसके बाद में प्रश्न आता है व्हाट इज एन इंडिकेटर स्पीशीज, क्योंकि दोस्तों ध्यान में रखना है कि जो ये रेड पांडा है, ये रेड पांडा खुद भी एक इंडिकेटर स्पीशी है। तो इंडिकेटर वाली प्रजातियां कौन सी होती हैं? इंडिकेटर प्रजातियां वो होती हैं जो बेसिकली हमें ये दर्शाती हैं कि जिस एरिया में ये प्रेजेंट है उस एरिया का एनवायरमेंट हेल्दी है या अनहेल्दी है। ठीक है। अगर इंडिकेटर प्रजाति कम हो रही है, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक रेड पांडा की बात कर रहे हैं, तो रेड पांडा की स्पीशी कम हो रही है, इसलिए तो आईयूसीएन के एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। और इसलिए तो हम ये खबर पढ़ भी रहे हैं, कॉमन थोड़ी है 7 साल बाद यहाँ पर जन्म हुआ है रेड पांडा का, वो भी सिक्किम के अंदर में। तो ये इंडिकेटर स्पीशी अगर मान लो हमारे पास में कम हो रही है, इनकी प्रजाति कम हो रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन मतलब यानी कि हम एनवायरमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, एनवायरमेंट के अंदर ज़्यादा बदलाव हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो रेड पांडाज आर इंडिकेटेड स्पीशीज, प्लीज़ ध्यान में रखना। अगर ये ट्रबल में है इसका मतलब आप अपने जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं, आपके जंगल जो है वो भी ट्रबल में है। तो ये साइंटिस्ट की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है हमारे बायोडाइवर्सिटी को समझने में, हमारे एनवायरमेंट को समझने में। तो ये रेड पांडा के बारे में ये कुछ बेसिक डिटेल्स हो गई। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। ये रहा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए प्रश्न पूरा आपके सामने प्रेजेंट है, अच्छे से यहाँ पर इसका आंसर दीजिएगा। 1 सेकंड, पूरा स्क्रीन पर आना चाहिए। प्रश्न आ गया है पूरे स्क्रीन पर। अब डिस्कस करते हैं विद रेफरेंस टू रेड पांडा। रेड पांडा के रेफरेंस में आपके पास में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है रेड पांडा को आज के समय पर आईयूसीएन के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये एक आर्बोरियल स्पीशी है, ज़्यादातर हर्बीवोरस होती हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है? वेस्टर्न घाट्स में, नीचे साउथ इंडिया में पाई जाती है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एक इंडिकेटर स्पीशी है जो बेसिकली हमारे हिमालयन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की हेल्थ को दर्शाता है, इंडिकेट करता है। चौथा जो ये रेड पांडा है ये केवल भारत में मिलता है और नेपाल में मिलता है, उसके अलावा कहीं पर नहीं मिलता क्योंकि ये ओनली वर्ड लगा हुआ है। तो बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 ओनली, बी 2 एंड 4 ओनली, सी 1 3 एंड 4 ओनली, या फिर डी तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फटाफट इसका आंसर लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में, तब तक अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम एक इनिशिएटिव के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं विच इज़ IBRRI इनिशिएटिव, इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखो आईयूसीएन की जो वेबसाइट है सीधा वहाँ पर पब्लिश हुआ है ये आर्टिकल, तो सीधा ऑफिशियल वेबसाइट से डिस्कस कर रहे हैं। ये वो वेबसाइट है जहाँ से यूपीएससी कई बार डायरेक्टली स्टेटमेंट यूज़ कर चुका है ना, और इसके बारे में जानकारी दे चुका है, यानी आपसे प्रश्न पूछ चुका है। तो आइए फटाफट बात करते हैं क्या है पूरा का पूरा ये मैटर। IBRRI की बात करते हैं तो इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव के बारे में डिस्कशन हो रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ है ये है आपके सामने न्यूज़। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 का एक जो रामसर कन्वेंशन है, मतलब रामसर को लेकर एक बड़ी मीटिंग होती है। रामसर बेसिकली कौन सी मीटिंग होती है? जहाँ पर हम वेटलैंड्स की बात करते हैं। वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड आपकी झील, उसके अलावा नदियाँ, मार्शेस, स्वैम्प, ये सारे के सारे वेटलैंड्स कहलाते हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, तो वेटलैंड्स हमारे ऑब्वियसली जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ये नदियाँ, पानी, ये सब बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली। तो ये जो IBRRI इनिशिएटिव है, देखो इसको लॉन्च किया गया है और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का अपने आप में एक नया प्लान है। प्लान यह है कि 2025 से 30 तक ये क्या करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर काम करेंगे। इसमें 5 देश साथ में आ चुके हैं और वो पांचों देश मिलकर वेटलैंड्स की सुरक्षा करेंगे अपने एक दूसरे देशों के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रामसर करके एक पूरा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, मीटिंग चल रही थी जहाँ पे वेटलैंड्स का डिस्कशन होता है, उसी साइड इवेंट में IBRRI इनिशिएटिव की चर्चा हो रही है। तो IBRRI के अंदर में 5 देश आएंगे, प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये खुद लिखा हुआ है, IBRRI एक रीजनल कॉपरेशन है, एक रीजन की कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो साथ में आई हैं, मिलकर वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगी, उसको रिस्टोर करेंगी। ठीक है, अपने यहाँ पर जो झील हैं, उसके बाद नदियाँ हैं, मार्शेस हैं, स्वैम्स हैं, इनको बचाएंगी। ठीक है, क्लीन वाटर प्रोवाइड करवाएंगी, फ्लड्स को कंट्रोल करने में मदद करेंगी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को सपोर्ट करेंगी क्योंकि ये जब पानी बचेगा तभी हमारा एनवायरमेंट बचेगा, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेंगी। समझ गए? तो इसके लिए 5 देश इकट्ठे हुए हैं इस IBRRI के अंदर। प्रश्न बन सकता है वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो ये पाँचों के पाँचों साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो इसमें कैम्बोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ठीक है,
तो ध्यान में रखिएगा, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, ये सब मिलकर काम करेंगी एक दूसरे के देशों के साथ, ताकि वेटलैंड्स को, एक दूसरे के देश में वेटलैंड्स को बचाया जा सके। तो ये पाँचों देश कहाँ पर हैं? पाँचों देश आस-पास के पड़ोसी देश हैं। ये आप देख पाओगे, ये रहा म्यांमार, ये रहा लाओस, ये रहा थाईलैंड, ये रहा कंबोडिया, ये रहा वियतनाम। रिसेंटली थाईलैंड, कंबोडिया चर्चाओं में भी था इस पूरे एक वॉर की वजह से। क्लियर हो गया? तो ये 5 देश आते हैं। प्रश्न ये है कि इस आईबीआरआरआई को मैनेज करेगा कौन? इसका मैनेजमेंट कौन सँभालेगा? तो मैनेजमेंट सँभालने के लिए सबसे पहले इसमें एक स्टीयरिंग कमिटी होगी, ठीक है? जो इन पाँचों देशों के सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर प्रेज़ेंट होंगे, सरकारी रिप्रेजेंटेशन होने वाला है इन पाँचों देशों की साइड से। दूसरा, इसके अंदर देखोगे एक सेक्रेटेरिएट इसका हेडक्वार्टर होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसको आईयूसीएन एशिया ऑफिस का नाम दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर थाईलैंड में रखा जाएगा, क्योंकि थाईलैंड सेंट्रल में है। तो बैंकॉक के अंदर में रखा जाने वाला है इसका हेडक्वार्टर, या फिर कह सकते हैं करंट समय पर प्रेजेंट है। जो डे टू डे वर्क है वो यहीं से मैनेज होते हैं। बाकी इसकी जो मेन स्टेक होल्डर कमेटी है, यानी और कौन कौन से मेंबर्स इसके अंदर में होने वाले हैं जो इन पांचों देशों के इस ग्रुप को सपोर्ट करेंगे, तो इसमें कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, लोकल ग्रुप्स होंगे, ताकि इसमें काम बेहतर तरीके से चल सके। इसका हमारा मेन पर्पस होगा। और ये जो आईबीआरआरआई है, प्लीज़ एक बात और याद रखनी है, इसको सपोर्ट मिलता है आईयूसीएन के ब्रिज प्रोजेक्ट से। आईयूसीएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है विच इज़ ब्रिज प्रोजेक्ट, ठीक है? ब्रिज प्रोजेक्ट आप लोगों से प्रश्न बन सकता है, किसका है? आईयूसीएन का है। फिर दूसरा प्रश्न बन सकता है, ब्रिज प्रोजेक्ट क्या करता है? जितनी भी नदियां दो देशों के बीच में आपस में शेयर हो रही होती हैं, उन नदियों को लेकर उन देशों के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाने का काम करता है, उसको प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? याद रखिएगा। तो ये जो आईबीआरआई के बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसको कौन सपोर्ट करता है? आईयूसीएन का ब्रिज प्रोजेक्ट सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर भी ये पांचों देश साथ में इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे के साथ में जो नदियाँ हैं, वेटलैंड्स शेयर हो रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। और इसके लिए आईबीआरआरआई ने अपना एक प्लान लॉन्च किया है, जिनका मेन पर्पज़ है 2030 तक ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। एक दूसरे के देशों की सरकार, एक्सपर्ट्स, लोकल कम्युनिटीज़ मिलकर काम करने वाली है, रीस्टोर करने वाली है सभी वेटलैंड्स को, और जो भी वेटलैंड्स खराब हो चुके हैं उनको तो रिस्टोर किया जाएगा, साथ ही साथ में अल्टीमेट प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। इसमें जो याद रखना है, बस याद रखना आईबीआरआई के अंदर में ये कौन कौन से 5 देश प्रेजेंट हैं और इसका अल्टीमेट मेन पर्पस क्या है, बस इतना याद रखना है, अगर कुछ याद रखना है तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये रहा हमारा प्रश्न, एक सेकंड रुकना, ये रहा आपका आज का प्रश्न, ठीक है, जो हमने अभी आर्टिकल डिस्कस किया इसके आधार पर है। विद रेफरेंस टू इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव, तो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के रेफरेंस में आपके पास में ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कहता है, आइए ज़रा फटाफट इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला इनिशिएटिव कहता है कि ये आईबीआरआरआई एक रीजनल इनिशिएटिव है जो रामसर कन्वेंशन के अंदर में आता है, जिसका मेन पर्पज़ है वेटलैंड की सुरक्षा करना, और ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच का प्रोग्राम है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों आईबीआरआरआई के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है आईबीआरआरआई का जो मेन हेडक्वार्टर है उसको आईयूसीएन के एशिया ऑफिस के थ्रू होस्ट किया जाता है, वो भी बैंकॉक में। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि आईबीआरआरआई का एक स्ट्रैटेजिक प्लान है 2025 से 2030 तक, जहां पर एक स्पेशल फोकस किया जाएगा वेटलैंड्स जो भी बर्बाद हो रहे हैं उनको बचाना, और आपस में एक दूसरे के कंट्रीज़ के साथ में कोऑपरेट करके काम करना, स्पेशली वेटलैंड की प्रोटेक्शन के एरिया में। ठीक है, तो बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली, बी 3 एंड 4 ओनली, सी 1, 3 एंड 4 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। समझ गए? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल यह है जो हमारे कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, क्योंकि आपने कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़नी नहीं है, चाहे वो कल के अखबार में हो चाहे वो आज के अखबार में हो। इसलिए अखबार को मैं दो बार रिफाइन करता हूँ, ताकि यहाँ पर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट आर्टिकल छोड़े ना जाएं। कल संडे भी था, हमने रिवीजन किया था, तो संडे के आर्टिकल भी डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। तो एक आर्टिकल ये प्रेजेंट था जहाँ पे बात हो रही है कि एक नेशनल कमीशन सेटअप किया जाए फॉर द डी नोटिफाइड ट्राइब्स। इसकी मांग उठ रही है दोस्तों कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए कमीशन को सेटअप किया जाए, और ये कमीशन ऐसा होगा जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स के कल्याण के लिए बात करेगा, इनके वेलफेयर के लिए बात करेगा। क्योंकि ये ट्राइब्स वो हैं दोस्तों जो आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो इनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, जो इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन किया गया है। क्योंकि ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इनकी सुरक्षा की जो बात है वो कई सारे कमीशंस के थ्रू पहले भी उठाई जा चुकी है। जैसे आपने कई बार मैंने पढ़ा रखा है, जब भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में पढ़ाया है, तो एक कमीशन है आईडेड कमीशन। तो आईडेड कमीशन ने पहले ये बात बोल दी थी कि भाई डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए नेशनल कमीशन बनाओ,
ताकि इनका कल्याण हो सके, इनके लिए हम काम कर सकें। समझ रहे हैं? लेकिन अभी तक वो कमीशन नहीं बना है। तो फाइनली ये मांग उठ रही है कि कमीशन का काम खत्म करो और एक देश के स्तर पे कमीशन बनाओ, और इन डी नोटिफाइड ट्राइब्स को कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ी सुरक्षा देनी ज़रूरी है। क्योंकि एक समय ये था, अंग्रेज़ों के समय पर डी नोटिफाइड ट्राइब्स ऐसी थी कि बच्चा पैदा भी होता था ना इन कम्युनिटी के अंदर में, तभी उसको एक टैग मिल जाता था क्रिमिनल का, कि वो अपराधी है। क्रिमिनल ट्राइब का टैग मिल जाता था। ये अंग्रेज़ों की देन थी, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ये किया। हालांकि देश की आज़ादी के बाद ये सारे एक्ट हम लोगों ने ख़त्म किए, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, तब यहाँ कर ये वर्ड इनको मिलता है, ठीक है। लेकिन आप समझो कितने ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने परेशानियों को फेस किया है। तो इस वजह से यहाँ पर आज बहुत सारी स्कीम्स हैं, मल्टीपल कमीशंस हैं जो इनकी सुरक्षा की बात करती हैं, और जहाँ से एग्जाम में भी प्रश्न बन सकता है। तो कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इन बेसिक बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहली बात जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया है, ये ऊपर इस आर्टिकल की रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, यही तो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ऊपर। तो इसमें रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से मांग चल रही है कि एक परमानेंट नेशनल कमीशन बनाया जाए। देश के स्तर पे एक कमीशन होना चाहिए, जो कमीशन क्या करेगा, हमारे देश में डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोटिफाइड ट्राइब्स और सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स की सुरक्षा करने के ऊपर में काम करेगा। ये जो डिमांड है, ये डिमांड रिसेंटली यहाँ पर उठी है न्यू दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि सरकार को यहाँ पर एक्शन लेना होगा, जिस वजह से वो चर्चाओं में है। नाउ प्रश्न नंबर 1, सर ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स होते कौन हैं? नोटिफाइड ट्राइब्स कौन होते हैं? सेमी नोमेडिक ट्राइब्स कौन से होते हैं? आइए मैं आपको थोड़ा इसमें क्लैरिफिकेशन देता हूँ। डी नोटिफाइड ट्राइब्स की जब हम बात करते हैं ना, एक समय पर जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था भारत में, तो इन्होंने इस ट्राइबल कम्युनिटी को क्रिमिनल ट्राइब का लेबल दे दिया कि ये ट्राइब ही क्रिमिनल है। और ये जो लेबल दिया गया था दोस्तों, ये ब्रिटिश क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत दिया गया था। हालांकि देश की आज़ादी के बाद इस पूरे एक्ट को, देश आज़ाद हुआ तो हमने ब्रिटिशर्स के सभी एक्ट को ख़त्म किया, तो ये वाला एक्ट जो है इसको भी हमने हटा दिया था 1952 में, 1952 में। जब ये एक्ट हटाया गया तब फाइनली यहाँ पर इस ट्राइब को डी नोटिफाइड ट्राइब का नाम दिया गया, या कई बार हम इनको विमुक्त जातीज के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या हैं, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। जो नाम है ये बाद में दिया गया है। बाकी यहीं पर एक दूसरी ट्राइब आती है, नॉमैडिक ट्राइब। नॉमैडिक ट्राइब्स वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर जगह से दूसरे पर्टिकुलर जगह पर मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती हैं अपने जीवन को जीने के लिए। उनके पास में अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, तो जहाँ पे रोज़गार मिल गया वहाँ पर चले गए, ताकि अपना जीवन, अपने परिवार को चलाया जा सके। फिर एक होती है सेमी नॉमैडिक ट्राइब्स। सेमी नॉमैडिक ट्राइब्स के पास भी यहाँ पर कई लोगों के पास में लैंड्स हैं, कई लोगों के पास में नहीं है, तो ये पार्शली सेटल होते हैं, कहीं कहीं जगह पर थोड़े समय के लिए सेटल होते हैं, लेकिन ये भी मोबिलिटी पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, मतलब इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये 3 प्रकार की कैटेगरीज हैं ट्राइब्स में, उनका डिस्क्रिप्शन मैंने शेयर किया। इसमें जो स्पेशल है वो है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। या तीनों प्रकार की ट्राइब्स को देखोगे तो पिछले कुछ समय में ये सभी प्रकार की ट्राइब्स ने एक बड़ी समस्या को, चैलेंजेस को फेस किया है। बड़ी चुनौतियों से यहाँ पर ये गुजरे हैं, चाहे वो चुनौती हमारी सोसाइटी की हो, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो यहाँ पर इनमें से बहुत सारी कम्युनिटीज़ पढ़ ना पाई हो, वो वाली प्रॉब्लम हो। तो ये कौन कौन से चैलेंजेस से गुजरे हैं? पहली बात, इनके पास में अपनी खुद की ज़मीनें नहीं हैं, खुद का अपना घर नहीं है, ठीक है। कई बार सरकारी स्कीम से इनको बाहर निकाल दिया जाता है, सरकारी स्कीम्स के फ़ायदे नहीं मिल रहे होते। सोसाइटी के अंदर इनके खिलाफ एक अलग से डिस्क्रिमिनेशन चल रहा होता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल बोल दिया, तो क्रिमिनल का लेबलिंग वो आज तक चलता रहता है। लोग सोचते हैं यहाँ पर कि भाई इनसे बच के रहो, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन चलता है। कोई भी क्लियर कैटेगराइजेशन नहीं है। जो हमारे ये शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसी हैं, इनके अंदर में कहीं पर भी आप कह सकते हैं कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है डी नोटिफाइड ट्राइब्स को। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स आज के समय पर अगर आप लोग देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन में भी नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ देखोगे तो हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बहुत ज़्यादा शिकार हैं। इनमें एजुकेशन आज के समय पर बहुत ज़्यादा कम है, इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है इनमें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये चुनौतियों से गुजर रहे हैं, तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जब बात आई प्रोटेक्शन की, तो भाई अलग अलग कमीशन का गठन हुआ। उन सब कमीशन ने अलग अलग तरीके से अपनी राय दी कि हमें डी नोटिफाइड ट्राइब्स की प्रोटेक्शन के लिए ये करना चाहिए, ये नहीं वो करना चाहिए। तो कौन से कमीशन बने, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये 2 कमीशंस के बारे में तो आपको याद रखना ही रखना है। अगर एग्जाम में प्रश्न बना तो यहाँ पे इन 2 कमीशन से आप लोगों से बन सकता है। पहला है रेंके कमीशन। रेंके कमीशन 2008 में बनाया गया था, और ये पहली हमारी कोशिश थी जिसके माध्यम से हमने डी नोटिफाइड ट्राइब्स को एक पहचान देने की बात की। फिर उसके बाद भी हमारी वो बात बन नहीं पाई, तो हमने दूसरा कमीशन बैठाया जिसका नाम है आइडेड कमीशन। तो आइडेड कमीशन को भीखू रामजी आइडेड जी ने यहाँ पर लीड किया, और इस कमीशन के आधार पे उन्होंने स्टेट वाइज अलग अलग राज्यों के आधार पे लिस्ट बनाई और रिकमेंड किया कि हमें एक परमानेंट नेशनल कमीशन बनाने की ज़रूरत है।
और उसी परमानेंट नेशनल कमीशन बनाने की मांग यहाँ भी तो उठ रही है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में यही तो कह रहे हैं कि सर ये कमेटी 2018 में कमीशन बनाया गया था, उसने 2014 से ही, सॉरी 2014 में बनाया गया था, 2014 में उसने मांग करी थी कि इनके लिए कमीशन बनाया जाए, लेकिन आज तक हम अपनी डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए भी कोई भी कमीशन नहीं बना पाए। तो उनको कमीशन की ज़रूरत है ताकि उनके कल्याण के लिए, उनके हक की बात हम लोग कर सकें, उनको जो फ़ायदे नहीं मिल पा रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से वो फ़ायदे उन तक पहुंचाए जा सकें, इसलिए इस कमीशन की बात हुई। फिर उसके बाद एक बोर्ड आता है दोस्तों यहाँ पर, वो बोर्ड यह है कि डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ द डीनोटिफाइड सेमी नोमेडिक और नोमेडिक ट्राइब्स, एक बोर्ड बनाया गया 2019 में। तो इसका भी रिकमेंडेशन आता है कि भैया एक बोर्ड का फॉर्मेशन हो, बोर्ड फॉर्म हुआ भी, लेकिन इस बोर्ड का मेन पर्पज़ है कि जितने भी यहाँ पर डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनके कल्याण के लिए काम करना। लेकिन अभी तक इनसे संबंधित कोई कमीशन नहीं बना है। कमीशन कैसे नहीं बनाए भाई, जैसे आप लोगों का पता होगा माइनॉरिटीज़ के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशंस हैं नहीं हैं, अलग अलग कमीशंस बना रखे हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर वो, ऐसे कमीशंस बने हुए हैं। तो डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए भी एक कमीशन बना दो, यही तो मांग है बस, जिस वजह से ये आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर डीनोटिफाइड ट्राइब्स को सुरक्षा देने के लिए हमने एक स्कीम की शुरुआत की है, विच इज़ सीड स्कीम। प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, सीड स्कीम क्या होती है? सीड स्कीम को हमारा जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसकी साइट से शुरू किया जाता है। इस स्कीम का जो मेन टारगेट है वो है डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोटिफाइड ट्राइब्स एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब्स। ये कौन होते हैं यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। ये वो ट्राइब्स है जिनकी इनकम एक साल में 2.5 लाख से कम है, इनको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो इनको यहाँ पर अल्टीमेट प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उस चीज़ की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सीड स्कीम के तहत फायदा दिया गया। सीड स्कीम में क्या फायदे इनको देने की बात की गई? सीड स्कीम में पहली चीज़, इन ट्राइबल कम्युनिटीज़, मैंने आपको बताया इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन की कमी है, तो इनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाए, हाउसिंग सपोर्ट दिया जाए, लाइवलीहुड डेवलपमेंट दिया जाए, और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस करती है 2021 से 2026 तक खर्च करने के लिए, इस सीड स्कीम के तहत, याद रखना। लेकिन आज मांग इससे भी ऊपर जा चुकी है। मांग यह है कि भाई इनके लिए परमानेंट नेशनल कमीशन बना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों परमानेंट नेशनल कमीशन इसलिए बनाने की बात हो रही है क्योंकि डीनोटिफाइड ट्राइब्स का स्टेटस अगर आप देखोगे भारत में, तो 10% जो इंडियन पॉपुलेशन है दोस्तों, वो डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमेडिक ट्राइब्स और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स का हिस्सा है। इंडिया की पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन। तो लगभग यहाँ पर 150 डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं आज भारत में, और 500 से ज़्यादा नोमेडिक कम्युनिटीज़ हैं। तो इन सब की प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना है, इस कमीशन की ज़रूरत है। और ये कमीशन जब बन जाएगा तो ये कमीशन क्या करेगा, इस कमीशन का मेन फोकस, अटेंशन होगा इन कम्युनिटीज़ के ऊपर। इनके लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पर नई नई नीतियाँ बनाया जाए, इनको लीगल सपोर्ट दिया जाए, इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाएँ, ठीक है। वेलफेयर स्कीम्स को मॉनिटर करना, उन्हें स्कीम्स के फायदे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, यानी इतिहास में जो इनके साथ में अन्याय हुआ है वो अन्याय अब ना हो, अब इनको बराबरी दी जाए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर ये परमानेंट कमीशन एस्टेब्लिश करने की यहाँ पर बात हो रही है। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नाउ आते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन, और जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया है इसी के आधार पर ये आपका प्रश्न है, ठीक है। एक सेकंड रुकना दोस्तों, मैं प्रश्न को सही तरीके से लगा देता हूं, ताकि कल से यहाँ पे प्रश्न को हम एक सेपरेट बुक में बनाएंगे ना, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके सामने डीनोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर। तो बताइए डीनोटिफाइड, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स जो हैं इंडिया के अंदर में, इसको लेकर यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। बताना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है 1871 का, जिसने बहुत सारी ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब का टैग दिया था, इस पर्टिकुलर एक्ट को भारत सरकार ने 1976 में हटा दिया था, रिपील कर दिया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जो सीड स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू लॉन्च की गई है, और इस सीड स्कीम का मेन पर्पज है डीनोटिफाइड, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स को सपोर्ट करना। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है कि जो यहाँ पर भीखू रामजी आइडेड कमीशन है, इस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि एक परमानेंट नेशनल कमीशन बनाया जाए डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर यह कहता है कि एक बोर्ड है जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब्स। इस बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया है फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ रैंके कमीशन, यानी रैंके कमीशन के आधार पर यहाँ पर यह बोर्ड बनाया गया है। तो बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फटाफट लॉजिक लगाओ और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दो, ठीक है।
उत्तर दो, नीचे यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली, बी 1 एंड 4 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी 2, 3 एंड 4 ओनली। फटाफट यहाँ पर आंसर दो, बताओ क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जब तक आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। ना अगला न्यूज़ आर्टिकल भी हमारा साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल भी यहाँ पर यह हमारे अखबार में पब्लिश हुआ है। तो ऐसे टर्म्स यूपीएससी को बहुत पसंद है, कई बार पूछ लेता है। तो बायोसिमिलर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। पता होना चाहिए बायोसिमिलर्स क्या होता है। देखो, अभी न्यूज़ आर्टिकल देखोगे तो इस न्यूज़ आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है कि जो सिंपल टेस्ट होता है, अगर सिंपल टेस्ट हम अपने बायोसिमिलर्स के लिए लेकर आ जाएंगे अपने देश में, तो इससे बायोसिमिलर के दाम कम हो जाएंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इस बायोसिमिलर को खरीद पाएंगे। जैसे यूके और यूएस कर रहे हैं। तो चाहे वो यूके हो, ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, दोनों ने मिलकर बायोसिमिलर को सस्ता कर दिया है और इसका एक्सेस उनके देशों में बढ़ चुका है। वही सिमिलर टेक्निक इंडिया को भी अपनानी होगी ताकि बायोसिमिलर्स हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। अब प्रश्न ये आता है, ये बायोसिमिलर्स एग्जैक्टली होते क्या है ना? क्वेश्चन तो ये है। आइए चलिए बात करते हैं। दोस्तों, आपने जेनरिक मेडिसिन के बारे में तो सुना होगा, नहीं सुना है तो आइए फटाफट यहाँ पर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब दवाइयाँ होती हैं ना, तो दो प्रकार की दवाइयाँ हमको देखने को मिलती हैं। एक होती हैं यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन, ठीक है, दूसरी होती है यहाँ पर बायोसिमिलर्स। मतलब दवाइयों की बात कर रहा हूँ, दो प्रकार की। मतलब दवाइयाँ तो वैसे बहुत सारी टाइप की होती हैं। जेनरिक मेडिसिन कौन सी होती है? क्योंकि जेनरिक मेडिसिन को बनाने के लिए इंडिया तो दुनिया भर में जाना जाता है, इसलिए कई बार इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन यूएसए को भी हम बहुत सारी दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं। तो जेनरिक मेडिसिन कौन सी होती हैं? जेनरिक मेडिसिन वो होती हैं जो सिंपल दवा को कॉपी करके बनाई जाती हैं। देखो, एक दवाई जो वो होती है जिसमें जो कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूलर ड्रग बोलते हैं उसे। स्मॉल मॉलिक्यूलर ड्रग मतलब जैसे डिस्प्रिन का एग्जाम्पल हो गया। डिस्प्रिन आज कहीं पर भी मेडिकल पे मिल जाएगी। तो जो डिस्प्रिन है दोस्तों, इसमें एक सिंपल केमिकल ड्रग होता है। एक सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। मतलब इसके अंदर जो सॉल्ट वगैरह है बिल्कुल सिंपल है। कोई भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं या जो भी हमारे दवाइयों के मेकर्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो डिस्प्रिन को देखेगी। मान लो बाहर से कोई कंपनी आई है डिस्प्रिन, उसने दवाई बनाई है, काफ़ी इफेक्टिव है, तो उसको देखा, उसको कॉपी किया, कॉपी करके हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, बना के मार्केट में उतार दिया। क्यों? क्योंकि बाकी सारे काम जो काम हमें करने थे वो डिस्प्रिन कर चुका है। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल डिस्प्रिन बाहर से बनकर आई और डिस्प्रिन के सारे टेस्ट सक्सेसफुल हो चुके हैं। ठीक है, लोगों पे सारे जो ट्रायल हैं वो भी सक्सेसफुल हो चुका है, मार्केट में उतर चुकी है, काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन डिस्प्रिन वालों ने पेटेंट ले लिया इसके ऊपर में कि भाई इसको कोई कॉपी नहीं करेगा। 20 साल का पेटेंट ले लिया। अब 20 साल बाद पेटेंट क्या होगा? एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगा मतलब उसके बाद कोई भी कॉपी कर सकता है। तो इंडियन कंपनीज वही करती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो दवाइयाँ ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं, है ना, और ऑब्वियसली जिनकी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, ट्रायल सब कुछ हो चुका है, तो वो सब हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो वो सब दवाई अगर इफेक्टिव है तो उसका जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होता है हम उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके जब बना लेते हैं तो वो जेनरिक मेडिसिन कहलाता है। इसलिए तो जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती है ब्रांडेड मेडिसिन से। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी उसमें ट्रायल नहीं किया है, कोई अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं लगाया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं खर्च हुआ है। सिंपल हमने एक सक्सेसफुल दवाई को कॉपी कर लिया है। ठीक है, जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो वो जेनरिक कहलाता है, जेनरिक मेडिसिन। लेकिन दूसरी जो चीज़ आती है यहाँ पर दोस्तों, वो होती है बायोलॉजिक्स। अब ये बायोलॉजिक्स क्या है? बायोलॉजिक्स में वो दवाई होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, लार्ज और कॉम्प्लेक्स ड्रग्स होती हैं, जिसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं? जिसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है। अब ये बनती किससे हैं? या तो लिविंग सेल से बनेगी, इंसुलिन से, या दूसरा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से बनेगी। तो इनको कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इनकी कॉपी जब हम कर भी लेते हैं, कॉपी जो बनती भी है, तो क्या कहेंगे? क्या उसको भी जेनरिक्स कहेंगे? नहीं, इसको बोलेंगे बायोसिमिलर। तो बायोसिमिलर क्या होता है, प्लीज़ इसको याद रखना। बायोसिमिलर भी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक दवाई को कॉपी करते हैं, लेकिन ऐसी दवाई जिसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है। जो दवाई लिविंग सेल से बनी है, इंसुलिन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से बनी है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको कॉपी करके बना लेते हैं देन वो कहलाता है बायोसिमिलर्स। ये जेनरिक्स नहीं कहलाता। तो जेनरिक्स और बायोसिमिलर में ये थोड़ा सा कह सकते हैं डिफरेंस है। जेनरिक मेडिसिन कॉपी करने में आसानी होती है, आराम से बना लेते हैं। बायोसिमिलर आसानी से नहीं बन सकता। तो भारत में दोस्तों ये जो बायोसिमिलर्स हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं, जबकि अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर बायोसिमिलर्स काफ़ी सस्ते हैं। तो वही बात इस आर्टिकल में बोली जा रही है कि सर बायोसिमिलर्स को हमें अपने देश में भी सस्ता करना होगा, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हैं? तो जो ओरिजिनल कंपनीज होती हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन ये है कि बायोसिमिलर्स एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, महंगे क्यों होते हैं? महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि जो ओरिजिनल कंपनी है उसने पेटेंट ले रखा है, कॉपीराइट ले रखा है, कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई कंपटीशन नहीं है उसका, और प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जब दूसरी कंपनी बायोसिमिलर को बना रही होती है
तो उनके पास में भी उनको फिर भी टेस्ट करने पड़ेंगे और इसको सेफ और इफेक्टिव देखना होगा। और ये जितने भी टेस्ट होते हैं बायोसिमिलर के, वो जानवरों पे होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, इसलिए बायोसिमिलर एक्सपेंसिव होता है। जबकि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, जेनरिक मेडिसिन तो सीधा कॉपी किया, एक दो टेस्ट किया, काम खत्म। इसमें आप कॉपी करने के बावजूद भी उसको प्रूव करना है कि वो सेफ इफेक्टिव है या नहीं। वो सारे टेस्ट, एनिमल स्टडीज़, क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर से सब कुछ होता है। इसलिए कंपनीज इसको कॉपी नहीं करती हैं और भारत में इसके नियम भी बहुत सख्त हैं, कठोर हैं। इसलिए बायोसिमिलर्स को इंडिया में कॉपी करना बहुत एक्सपेंसिव है, मुश्किल है। जबकि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, यूएस या यूके जो है ना, इन्होंने जितने भी अपने टेस्टिंग गाइडलाइंस हैं उनको हटा दिया है। वो ये कह रहे हैं बायोसिमिलर्स को हमारे देश में आसान ही है बनाना। तो राइटर इस आर्टिकल में कहते हैं कि इंडिया को भी ये बात समझनी होगी और इंडिया को भी अपने यहाँ के जो लॉज हैं उनको ईजी करना होगा। क्योंकि यूके ने क्या किया है, जब बायोसिमिलर बन जाता है तो एनिमल के ऊपर टेस्टिंग की जाती है। यूके ने बोला हम एनिमल टेस्ट को हटा रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर न्यू ह्यूमन लाइक टेस्टिंग है, उस वो भी स्पेशली जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स वगैरह लैब में हम बनाते हैं उस पर टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत है, ज़्यादा मल्टीपल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यूके में बायोसिमिलर बनाना बहुत आसान है क्योंकि ज़्यादा सख्त कठोर नियम नहीं है। लेकिन इंडिया में दोस्तों प्रॉब्लम यह है, आज भी हम पुराने वाले नियम का यूज़ करते हैं। और आज भी दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं केस बाय केस हमको इसको रिजॉल्व करना होता है। बायोसिमिलर बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये आर्टिकल में बोला जा रहा है कि इंडिया को भी ये यूके और यूएस वाला स्टेप लेना ज़रूरी है। क्योंकि बायोसिमिलर अगर आसानी से बन जाएंगे, नियम वगैरह थोड़े नरम हो जाएंगे, इंडिया भी अपने नियमों को अमेरिका, यूके की तरह अपडेट कर लेगा, तो बायोसिमिलर सस्ते हो सकते हैं। बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो पेशेंट्स आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी बायोसिमिलर इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि उनको टेस्टिंग में बहुत सारा पैसा लगाना पड़ जाता है। तो ये कह रहे हैं चीपर बायोसिमिलर मतलब ज़्यादा पेशेंट्स को बहुत अच्छे से अफोर्डेबल वे में लाइफ सेविंग ड्रग मिल जाएगा, तो ज़रूरी है इसके लिए। तो लास्ट में हमारा बॉटम लाइन क्या बनता है कि जितने भी ये बायोलॉजिक्स हैं ये पावरफुल तो हैं लेकिन एक्सपेंसिव बहुत हैं। तो इनको अगर सस्ता करना है तो इनसे संबंधित जो टेस्टिंग वगैरह उसको सिंप्लीफाई करना होगा, तभी इसकी कॉस्ट कट हो सकती है। ये बात इंडिया को समझना होगा और इसको अपने ऊपर लागू करना होगा। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों इसी आर्टिकल के आधार पे ये रहा आपका आज का प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न क्या कहता है? विद रेफरेंस टू बायोसिमिलर ड्रग्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोसिमिलर को लेकर आपके पास में यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट्स है, बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो बायोसिमिलर्स हैं ये केमिकली आइडेंटिकल हैं टू बायोलॉजिक्स एंड आर क्लासिफाइड एज अ जेनरिक ड्रग, यानी बायोसिमिलर को ही हम जेनरिक ड्रग कहते हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये कहता है। दूसरा, जैसे जेनरिक्स होते हैं, जेनरिक्स को हटा दें तो बायोसिमिलर जो हैं, जैसे जेनरिक में ना कोई टेस्टिंग हमें नहीं चाहिए होती है, लेकिन बायोसिमिलर्स में हमें एक्सटेंसिव टेस्टिंग चाहिए होती है ताकि उसकी सेफ्टी और एफिशिएंसी को हम लोग यहाँ पर प्रूव कर सकें। फिर थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया आज के समय पर बायोसिमिलर्स को अलाउ करता है कि बायोसिमिलर्स को भारत में अप्रूवल मिल जाता है बिना कोई स्टडी के, आराम से, यानी इंडिया में जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह हैं वो बहुत ईजी हैं बायोसिमिलर्स को लेकर। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि जितने भी टेस्टिंग नॉर्म्स हैं उनको आज के समय पर जो रिलैक्सेशन है बायोसिमिलर्स के लिए, अगर हम बायोसिमिलर्स पे जो जितने भी नियम कानून है उसको हम आसान कर देंगे तो इससे ये अफोर्डेबल बन जाएंगे, आराम से एक्सेसिबल हो जाएंगे, बिना कोई यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी सेफ्टी के ऊपर में खतरा पहुँचे। आराम से ये कह सकते हैं अवेलेबल होंगे सस्ते में, जो बेसिकली यूएस और यूके में हो रहे हैं। तो बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग बायोसिमिलर्स। नीचे आपको यहाँ पर इसके स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। नाउ ये फोकस कीजिए दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट्स के ऊपर में। पहला स्टेटमेंट कहता है कि पहला ऑप्शन कहता है कि इन चारों में से 1 और 2 करेक्ट है। दूसरा कहता है 2 और 3 ओनली करेक्ट है। तीसरा कहता है 2 और 4 ओनली करेक्ट है। या फिर चौथा स्टेटमेंट कहता है ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। बताइए यहाँ पर कौन सा सही है। फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करो, इसका आंसर फटाफट लिख दो। तब तक हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल जो है ये बात करता है, ये भी हमारे कल न्यूज़पेपर में प्रेजेंट था साइंस एंड टेक के पेज पर, जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि जो पोटैटोज़ हैं, जो आलू है, वो टोमेटोज़ से बने हैं। मतलब आज से 9 मिलियन साल पहले जो पोटैटोज़ हैं वो टोमेटोज़ से बने हैं, यानी कि पोटैटोज़ के पूर्वज जो हैं वो टोमेटोज़ हैं। तो क्या ये बात हमें पता थी? अभी तक नहीं पता थी, बट ये आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपको पता होना चाहिए। अब क्या क्या तथ्य पता होना चाहिए, आइए ज़रा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको शेयर कर देता हूँ। हमारे साइंटिस्ट ने क्या खोज कर निकाला है, क्योंकि ये आपको न्यूज़ आर्टिकल पूरा देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि साइंटिस्ट ने डीएनए की स्टडी की है, लगभग 100 पोटैटोज़ की डीएनए की स्टडी की है। और ये पाया है कि हर एक पोटैटो की स्पीशी के अंदर में इसके जेनेटिक्स को देखोगे तो एक वाइल्ड टमाटो मिला हुआ है, यानी कि इनके जेनेटिक्स के अंदर में टमाटोज़ के जेनेटिक्स प्रेजेंट है। आलू में टमाटर की जेनेटिक्स प्रेजेंट है।
और एक प्लांट है जिसका नाम है यूटोबेरोसम प्लांट, उसके जेनेटिक्स प्रेजेंट हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या एनालिसिस निकाला है, ज़रा फटाफट इसको समझिएगा। पटेटोज़ और टमेटोज़ ये दोनों के दोनों एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं, यानी पटेटोज़ और टोमेटोज़ दोनों के पूर्वज एक ही हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ है, यहाँ पे बोला जा रहा है 9 मिलियन साल पहले जो वाइल्ड टमाटोज थे, जंगली टमाटर जो थे, इन टमाटर्स को एक प्लांट के साथ में मिक्स किया गया, और वो जो प्लांट है उसका नाम है यूटोबेरोसम, ये प्लांट है। तो इस प्लांट के साथ जब मिक्स किया गया तो एक नई प्रजाति हमको मिली है जो आज के समय के मॉडर्न टोमेटोज हैं। तो टोमेटोज और यूटोबेरोसम को मिला के पटेटोज बने हैं, याद रखिएगा। तो आज पटेटो का डीएनए अगर आप देखोगे तो जो मॉडर्न पटेटोज हैं, आज के समय के जो पटेटोज हैं, इनमें 40% जीन जो है वो टोमेटोज से आते हैं। आज के आलू में 40% जीन टोमेटोज हैं और 60% जीन येटोबेरोसम के हैं, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही पटेटो बनाया गया है आज से 9 मिलियन साल पहले। तो वो एक रिसर्च पेपर है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं या किस प्लांट के साथ में मिलाया गया है। ठीक है, तो ये नया प्लांट है जो हमारे कोल्ड माउंटेन्स में सर्वाइव कर सकता है, सूखे रीजन में सर्वाइव कर सकता है, इसलिए यहाँ पर जो ये पटेटोज़ हैं किसी भी हालत में हम किसी भी कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में इसको ग्रो कर लेते हैं। और आज ये इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आज हमारे दुनिया में 107 से ज़्यादा वाइल्ड पटेटो की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। पटेटो ऑब्वियसली दुनिया का एक इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप बन चुका है, हम हर एक सब्जी में इस आलू का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए। नाउ अब इसी के आधार पे दोस्तों आज का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ये प्रेजेंट है, प्लीज़ इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ से पॉसिबिलिटी है प्रश्न बनने की, छोटा सा आर्टिकल था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। तो प्रश्न कहता है विद रेफरेंस टू रीसेंट रिसर्च, हाल ही में जो रिसर्च हुई है इवोल्यूशन ऑफ पटेटोज के लेकर, इस रिसर्च को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स है, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो पटेटोज और टोमेटोज हैं ये सेम प्लांट फैमिली को शेयर करते हैं, इनके कॉमन एंसेस्टर हैं। दूसरा कहता है जो मॉडर्न पोटैटोज हैं आज के समय के, जो आज के समय के जो पोटैटोज हैं दोस्तों, ये कैसे इवॉल्व हुए हैं। एक समय पहले यानी 9 मिलियन साल पहले टोमेटोज को दूसरे प्लांट स्पीशी के साथ में क्रॉस करवाया, उसके बाद यहाँ पर ये मॉडर्न पोटैटोज हमको मिले हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि आज जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है पोटैटो के जीन्स का, यानी जो पोटैटो के अंदर जेनेटिक्स प्रेजेंट हैं, इनमें आज भी दोस्तों टोमेटो के जेनेटिक्स मिल जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट हैं। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही, सॉरी तीनों सही हैं। अच्छा ये गलत हो गया, ये होना चाहिए बोथ 1 एंड 2। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अच्छा हाँ 3 स्टेटमेंट है ना, सही तो है। मैं ही यार थोड़ा पगला रहा हूँ, ये आंसर के चक्कर में ना दिमाग ख़राब हो रहा है। तो 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, बताओ तीनों में से, या फिर तीनों के तीनों सही हैं। इनमें से एक स्टेटमेंट कौन सा, इनमें से एक ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बताओ इन तीनों स्टेटमेंट्स को लेकर। तब तक हम आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। एक और आर्टिकल दोस्तों जो हमारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, द हिंदू न्यूज़पेपर में ही, विच इज़ नांगरनी स्पर्धा। नांगरनी स्पर्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं चाहे वो कंबाला हो चाहे वो जलीकत्तू हो, इसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और इन्हीं से ही रिलेटेड आपको एक और देखने को मिलेगा इवेंट जिसको बोलते हैं नांगरनी स्पर्धा। एक पुराने ज़माने की ऑक्स रेस है। पुराने ज़माने में यहाँ पर जो बैलों की रेस करवाई जाती थी वो रेस है जो महाराष्ट्र में आज के समय पर बहुत पॉपुलर है, महाराष्ट्र में कंडक्ट करवाई जाती है। ये पूरा एक पेज डेडिकेट किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर में ये इवेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, नांगरनी स्पर्धा। आइए बात करते हैं क्या है ये पूरा का पूरा मैटर। प्रश्न बन सकता है रिगार्डिंग जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़, नांगरनी स्पर्धा दोस्तों आज से 100 साल पुरानी ऑक्सन रेस, ऑक्सन मतलब बैलों की रेस करवाई जाती है। ये कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। इसको कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस वाले सीजन में जो करंट समय का सीजन चल रहा है, बरसात वाले मौसम में। तो विलेज की जो कमेटी है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। अब प्रश्न आता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, नांगरनी स्पर्धा हमारे लिए आज के समय के लिए ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो बैलों की रेस होती है ना, यहाँ पर बैल और फार्मर्स के कनेक्शन को दर्शाया जाता है, क्योंकि आज हम अपने खेतों के अंदर जब जुताई करते हैं तो अपने बैलों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इवेंट है ये सेलिब्रेट करता है एक बॉन्ड को बिटवीन फार्मर्स एंड देयर ऑक्सन, या उनके बैलों के बीच का। ये दर्शाता है कि क्या फार्मर्स की स्ट्रेंथ है, जो बैलों की स्ट्रेंथ है, स्पीड कितनी है, और किस तरीके से स्किल होती है फार्मर्स की अपने ऑक्सन को चलाने के लिए, अपने बैल को चलाने के लिए। क्योंकि बैल को चलाना बहुत आसान नहीं है, उसके लिए जो ड्राइवर है वो भी बहुत स्किलफुल होता है, जो बेसिकली उसको सही दिशा देता है, सही डायरेक्शन में चलाता है।
समझ रहे? तो ये हमारे महाराष्ट्र के एक हेरिटेज से, एक इतिहास से, कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर प्रश्न आता है, इस रेस में एग्जैक्टली होता क्या है? इस रेस में सबसे पहली चीज़ मडी ट्रैक्स होते हैं। मडी ट्रैक्स की मतलब जितना भी आपने फोटो देखा ना अभी ऊपर, तो सब कीचड़ होता है। कीचड़ में यहाँ पर क्या होता है, बैल को टेस्ट किया जाता है, और जो बेसिकली फार्मर होता है, जो बैल को चला रहा होता है, वो नंगे पैर चलता है। ठीक है, उसके पास में कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, और कई बार बैल को यहाँ पर इस इवेंट के दौरान सजाया जाता है, उसके जो सींग हैं उनको पेंट किया जाता है, बॉडीज़ के ऊपर में कलरफुल जो पाउडर है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बताया, क्योंकि कल्चरल इंपॉर्टेंस में ऑब्वियसली क्या करता है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में फार्मर्स और उसके बैल के बीच का कनेक्शन को दर्शाता है। ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, स्पेशली रूरल लाइफ में ये एक इवेंट से ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन है। ऐसे ही सिमिलर इवेंट्स भी होते हैं, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया नंगरनी स्पर्धा का, वैसे ही दोस्तों ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं भारत में, कर्नाटका में। कर्नाटका में कंबाला हो गया, जो बफलो रेस होती है, इसमें भी यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो भैंस है स्पेशली उसकी रेस को कंडक्ट करते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर है मरामड़ी। मरामड़ी केरला से बिलोंग होने वाला दोस्तों इवेंट है, और ये भी एक सिमिलर स्टाइल है ऑक्स रेस का। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर नंगरनी स्पर्धा में होता है ना, बैलों की रेस करवाई जाती है, वैसे यहाँ पर मरामड़ी में भी यहाँ पर कह सकते हैं कि बैलों की रेस होती है। ये केरला से बिलोंग करता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिमिलर इवेंट्स हो गए, ध्यान में रखिएगा इसके बारे में। नाउ कम ऑन टू दी क्वेश्चन। तो आज का प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक सेकंड रुकना, ये रहा यहाँ पर आपका प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ आंसर ऊपर आ रहा है। आंसर वैसे देख चुके हो, मुझे पता है। ठीक है, आंसर इसका देख चुके हो तुम लोग, मुझे पता है ये बात। चलो, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू द नंगरनी स्पर्धा रिसेंटली इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये नंगरनी स्पर्धा जो है, इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक ट्रेडिशनल ऑक्शन है, एक ट्रेडिशनल ऑक्शन रेस, पुराने ज़माने की बैलों की रेस, जो स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर में रेनी सीजन में कंडक्ट करवाई जाती है। दूसरा, ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर इवेंट जैसे कंबाला हो गया, मरामड़ी हो गया, तो ऐसे जो सिमिलर इवेंट्स हैं ये सेलिब्रेट होता है। जैसे कंबाला गुजरात का इवेंट है और मरामड़ी मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अवर एडिटोरियल। फाइनली एडिटोरियल, आज का जो एडिटोरियल ऑफ द डे है, ये बहुत काम का है। यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन भी मिलेगा, तो उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, मेंस का प्रश्न मिलने वाला है। तो आर्टिकल क्या है, द राइट टू रिपेयर मस्ट इंक्लूड राइट टू रिमेंबर। राइट टू रिपेयर में राइट टू रिमेंबर शामिल करना होगा। वो राइटर है किनरी गटारे, इनकी साइट से मेंशन किया गया है। आइए बात करते हैं क्या कहती हैं एडिटोरियल के अंदर में। इस एडिटोरियल को पूरा यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्या करोगे पढ़कर, आपने आंसर वहाँ पर लिखना है 250 शब्दों में। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं एडिटोरियल में। इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालो, इसका सार पता होना चाहिए, दैट्स इट। कुछ फैक्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं उसके अंदर में, या ये मैटर क्या है, या कोई इंस्पिरेशन लिया गया है किसी दूसरे कंट्री से, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मेंस में उतना ही हेल्प करेगा। प्लीज़ आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें, आपका अल्टीमेट पर्पज़ है पेपर निकालना। मज़ेदार आर्टिकल पढ़ना नहीं, मसालेदार आर्टिकल पढ़ना आपका पर्पज़ नहीं है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, मसालेदार मज़ेदार जो भी चीज़ें पढ़नी है आराम से पढ़िएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये एडिटोरियल क्या कहता है सुनिएगा। ये आर्टिकल एक्सप्लेन करता है कि भारत किस तरीके से राइट टू रिपेयर में प्रोग्रेस कर रहा है। सर, राइट टू रिपेयर क्या होता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। आज आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाए तो आप कहाँ पर जाओगे, या कोशिश करोगे, पहले तो ये सोचोगे यार ये मोबाइल फ़ोन अब ख़राब हो गया ना, दोबारा सही नहीं होगा, या आपको पता है कि आपका बजट नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन को सही करवाओगे। सही करवाने के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि ऑफिशियल सर्विस सेंटर में, सैमसंग के या एप्पल के सर्विस सेंटर में, या दूसरा और जो भी कंपनीज़ के सर्विस सेंटर हैं, उनमें क्या प्राइस जा रहा है। अब वो तो बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं यार, है ना। फिर उसके बाद आप कहोगे कि इसमें तो यार पैसा बहुत जा रहा है, इससे अच्छा कुछ पैसे और डाल के नया फ़ोन ले लूँ मैं। तो फिर आप जाओगे, सोचोगे कि ठीक है अभी फ़ोन नहीं लेते हैं, मैं किसी दूसरे मार्केट में जाकर अपने आसपास के लोकल मार्केट में जो मोबाइल रिपेयर वाला है उससे रिपेयर करवा के देख लेता हूँ। ठीक है, वो भी रिपेयर कर सकता है, उसके पास में भी नॉलेज है। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितने भी ये मोबाइल फ़ोन वाली कंपनीज़ हैं, इनको अच्छे से सारा मैनुअल देना ज़रूरी है कि भाई इस मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कैसे करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर रिपेयर करने का राइट हमारे पास में होगा, और ये एक लीगल राइट भी है। इससे आप अपने मोबाइल डिवाइस को सपोर्ट कर पाएंगे, उसको फिक्स कर पाएंगे। मोबाइल फ़ोन ख़राब है तो ऐसा थोड़ी एक बार में ख़राब हुआ तुरंत फेंक दिया हमने, है ना।
तो उसको यूज़ करना है तो उसको रिपेयर करना ज़रूरी है। लेकिन ये कंपनीज़ रिपेयर वाली फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड नहीं करवाती हैं और आजकल मोबाइल फ़ोन को ऐसा बनाया जा रहा है कि उसको रिपेयर करना बहुत हार्ड है, मुश्किल है। तो हमने यहाँ पर इन कंपनी से बोला कि भैया सारे राइट टू रिपेयर अधिकार है हमारा, तो इसको पहली बात तो रिपेयर को ऐसा मत बना दीजिए जो बहुत हार्ड हो, और प्लस नॉलेज प्रोवाइड करवाइए कि अगर फ़ोन में कमी हो जाती है तो रिपेयर कैसे करना होगा। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं मार्केट के अंदर में, जो आप कह सकते हैं कहीं पर भी मोबाइल रिपेयर शॉप होती है, वो उन सब लोगों ने ये काम सीखा। उनके पास में भी स्किल्स आई, वो देख देख कर काम सीखते चले गए और उन्होंने भी क्या किया, ये रिपेयर करने की जो टेक्निक है, वो स्किल है उनके पास में आ गई। तो अब ये बोला जा रहा है कि सर रिपेयर करने की टेक्निक है तो सही उनके पास, लेकिन आज के समय पर ये जो राइट टू रिपेयर है, इस राइट टू रिपेयर में कुछ कमियां हैं। ठीक है, तो राइट टू रिपेयर क्या है? राइट टू रिपेयर एक ऐसा आइडिया है जहां पे हमारे कंज्यूमर्स जैसे आप और मैं हैं, हमारे पास में भी एक क्षमता है कि हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली रिपेयर कर लें। और ईजिली रिपेयर तभी तो करेंगे जब मार्केट में हमारे डिवाइस के पार्ट्स अवेलेबल होंगे आसानी से। उसको लेकर एक बुक प्रेजेंट होगी कि भैया रिपेयर ऐसे होगा, या सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो सब कंपनी देती नहीं है। तो इंडिया या फिर दूसरे और देश इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि भैया ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाओ, उन डिवाइस के पार्ट्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि हम लोग आराम से अपने सामान को रिपेयर कर सकें। क्योंकि अगर रिपेयर नहीं करेंगे तो वो बेसिकली सामान फेंक दिया जाएगा, और वो फेंक दिया जाएगा तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको बोलते हैं ई वेस्ट। अब दोस्तों ई वेस्ट को हम दूसरी तरफ कम करने की बात कर रहे हैं। इवन अगर आप देखोगे तो इंडिया आज के समय पर थर्ड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ई वेस्ट का। आज हम तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कम से कम अगर रिपेयर करना आ जाएगा तो हम ई वेस्ट थोड़ी जनरेट करेंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स निकल रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए घातक है। फिर दूसरी तरफ बात आती है व्हाट इज टैसिट नॉलेज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें टैसिट नॉलेज जो है ना, इसको एक पहचान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मान लो हम भी रिपेयर नहीं करवा पाए तो हम यहाँ पर ऑफिशियल कंपनी के पास जाकर रिपेयर नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर रही है। तो हम करते क्या हैं, हम जाते हैं एक मोबाइल रिपेयरर के पास, मोबाइल रिपेयरर जिसने खुद ये सब चीज़ें एक दूसरे को देखकर सीखी है। उसने कोई गाइडलाइंस वगैरह रीड नहीं करी है, एक दूसरे से सीखा है, ट्राई किया है, उसके पास में वो स्किल है। इसी को बोलते हैं टैसिट नॉलेज। तो जो स्किल्स और एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो लोग सीखते हैं वो काम करके, कोई व्यक्ति है सीख रहा था मोबाइल रिपेयर करना, उसने सीख लिया तो उसके मसल मेमोरी में वो स्टोर हो गया, उसने किसी किताब या कोड से नहीं पढ़ा है वो, ठीक है, तो उसको नॉलेज हो गई। तो आज भारत में ऐसे बहुत सारे लोकल रिपेयरर्स हैं जिनके पास में ये एक्सपर्टीज़ है, लेकिन आज उनको पहचान नहीं मिलती है। तो राइटर ने इसी मुद्दे को उठाया है कि राइट टू रिपेयर के तहत इन सभी लोगों को साथ में शामिल करने की ज़रूरत है। इन सभी लोगों के काम को एक पहचान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नए गैजेट्स आज के समय के बन रहे हैं वो नए गैजेट्स रिपेयर करने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। तो इन लोगों ने जो काम सीखा है, जो स्किल्स शुरू से सीखी है, इनकी स्किल्स को भी कहीं ना कहीं ये कंपनीज पीछे छोड़ना चाह रही हैं। तो आज के समय पे लगता है लोगों का फ़ोन बहुत पुराना हो चुका है या ख़राब हो चुका है तो वो फेंक देते हैं। तो ये समस्या है। तो हमें यहाँ पर इन लोगों को पीछे नहीं हटना देना चाहिए। तो यहाँ पर राइटर कहती हैं कि अगर ये कंपनीज इस तरीके से सामान को बना रही हैं, मोबाइल फ़ोन बना रही हैं जिसको रिपेयर करना मुश्किल है, तो हमें कुछ ऐसे एक्सपर्टीज़ शामिल करने होंगे जो कि इसको समझें, ये पूरा प्रोसेस क्या है बनाने का, और फिर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाएं। गवर्नमेंट सपोर्ट हमें देना होगा इन सभी लोकल वर्कर्स को जो लोकल मोबाइल फ़ोन रिपेयर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इनकी जो नॉलेज है वो ख़त्म तो नहीं होगी, वो नॉलेज यहाँ पर बरकरार रहेगी। क्योंकि हर कोई व्यक्ति का मोबाइल फ़ोन ख़राब होगा तो वो ऑफिशियल सर्विस सेंटर से नहीं करवा पाएगा, इतना ज़्यादा कॉस्टली। तो ये इनफॉर्मल वर्कर्स हमारे लिए बहुत मददगार हैं, जो हमारे देश की इकॉनमी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आज हमारी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है, चाहे वो ई वेस्ट रूल्स हों या फिर कह सकते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, यहाँ कहीं पर भी हमने अपने देश के लोकल टेक्नीशियंस को सपोर्ट नहीं किया है। जो लोकल मोबाइल रिपेयरर हैं इनको सपोर्ट नहीं किया है। तो आज यहाँ पर इन लोकल रिपेयरर को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो राइटर ने मांग की है। तो ये कहती हैं हमें किस चीज़ की बदलाव की ज़रूरत है, सरकारी और जितने भी टेक कंपनीज़ है दोस्तों, उनको एक पहचान देने की ज़रूरत है कि भाई ये रिपेयर वर्क जो है ना, ये भी एक नॉलेजेबल वर्क है। कोई छोटा मोटा काम नहीं कि मोबाइल रिपेयर करता है, नहीं, उसके लिए स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो हमें लोकल टेक्नीशियंस को सपोर्ट करना है। ई श्रम स्कीम्स या दूसरी और स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं, उन स्कीम्स के तहत इनको फ़ायदा देना है। तो फाइनल थॉट अगर आप इस आर्टिकल का देखोगे तो राइटर वांट्स टू से रिपेयर इजंट जस्ट अबाउट फिक्सिंग ब्रोकन थिंग्स।
ये जो रिपेयर है ना, इसका इसका मतलब ये नहीं कि हाँ टूटी हुई चीज़ों को जोड़ देना। इसका मतलब ये ह्यूमन नॉलेज जो लंबे समय से उन्होंने काम सीखा है उसको प्रोटेक्शन भी देना है। वो ट्रेडिशनल नॉलेज रिपेयर्स की उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। बाकी इस पूरे के पूरे एडिटोरियल का जो एडिटोरियल आर्टिकल आपने देखा, इस पूरे एडिटोरियल का निचोड़ आपने निकालना है ना, तो 3 लाइन में आप इसका पूरा निचोड़ निकाल सकते हैं। 3 लाइन में कौन सी? पहली लाइन कि इंडिया राइट टू रिपेयर प्रमोट कर रहा है, लेकिन इंडिया को रिपेयर वाली जो नॉलेज है इनफॉर्मल वर्कर्स की, उसकी भी सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा, राइटर कहते हैं कि ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज टैसिट है, यानी कि नॉलेज को सीखा है उस व्यक्ति ने, स्किल्स को गेन किया है प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट करके, कोई किताब से नहीं पढ़ा है। तो उसके नॉलेज को प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। इसके लिए हमें उसको प्रिजर्व करना होगा, सपोर्ट करना होगा और यहाँ पे समझना होगा, ठीक है, और उनको एक पहचान देनी होगी। तो बस इतनी सी बात है। चलिए अब देखता हूँ कितना आपने समझा है, क्योंकि यहीं पर इसी के आधार पे मैं आपको आज का मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्लीज़ इस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया है। इसका आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है अभी जस्ट मैं आपको बता दूंगा। तो प्रश्न क्या कहता है? जो राइट टू रिपेयर मूवमेंट है, इस राइट टू रिपेयर मूवमेंट को हमें केवल एक कंज्यूमर राइट के आधार पे नहीं देखना चाहिए, बट हमें यह भी देखना चाहिए कि ये जो पुराने ज़माने की नॉलेज है लोगों की, उनकी प्रोटेक्शन भी की जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में आपने यहाँ पर ये समझाना है और ये बताना है कि भाई इंडिया आज डिजिटल पॉलिसी गोल्स की तरफ बढ़ रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि किस तरीके से लोकल रिपेयर्स की नॉलेज को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पॉज करो, हिंदी में रीड करो और इस प्रश्न का आंसर लिखना है 250 शब्दों में। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक दूसरे के आंसर्स को वहाँ पे रिव्यू भी कर सकते हैं। सर आंसर लिखना कैसा है, गाइडेंस क्या है? तो आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में 50 से लेकर 70 शब्दों में आपने लिख देना है पहले राइट टू रिपेयर है क्या, क्योंकि मेन डिमांड जो बेसिकली राइटर मांगता है, वो आर्टिकल में क्वेश्चन मांगता है, वो राइट टू रिपेयर मूवमेंट के बारे में मांगता है। तो राइट टू रिपेयर क्या है ये बताना है, इंडिया की पॉलिसी क्या है उससे थोड़ा सा लिंक कर देना है। फिर बॉडी स्ट्रक्चर में आना, फिर ये बताना राइट टू रिपेयर भारत के लिए मैटर क्यों करता है, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया करंट समय पर तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ई वेस्ट का। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करना है तो हमें सामान रिपेयर करना होगा, जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट नहीं होगा। फिर आप बॉडी स्ट्रक्चर में ही दूसरी चीज़ टैसिट नॉलेज के बारे में बताएंगे, जो नॉलेज एक दूसरे के पास लोकल वर्कर सीख सीख के गेन करते हैं। तो उस प्रैक्टिस को पहचान देने की ज़रूरत है। पहचान देने के लिए आज हमें बहुत सारे नियमों के अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। जो नियम हैं वो इन वर्कर्स को पहचान नहीं देते हैं। तो हम लास्ट में क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको समझाया। फिर लास्ट में कंक्लूजन 30 से लेकर 50 शब्दों में आपने लिखना है कि राइट टू रिपेयर को मजबूत करना ज़रूरी है, ठीक है, और राइट टू रिपेयर में जो हमारी ह्यूमन नॉलेज सिस्टम है उसको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। दैट्स इट। इतना कुछ चीज़ें हैं दोस्तों आज के यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन में। तो आपका प्रीलिम्स प्रैक्टिस भी हो गई, साथ ही साथ में आर्टिकल डिस्कस हो गए, मेंस प्रैक्टिस भी हो गई, आज का न्यूज़पेपर भी कवर हो गया, बाकी सारे सोर्सेज भी कवर हो गए। दैट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है आज के करंट सेशन में। ये इनफ है आपके लिए। कहते हैं ना आप लोग कि सर इनफ है या नहीं है, ये इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। कोई फोमो क्रिएट मत करना, ये छूट गया वो छूट गया, कुछ नहीं, बस इतना है तो बस है। बाकी बताइएगा ऐसे ही सेशन रखना है आगे भी या नहीं। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।